मेरे उस आवारा भाई ने मुझे अपनी जगह एक अमीर औरत के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए 105 मिलियन दिए। उसने मुझसे उसकी नकल करने और उस अमीर औरत को रिझाने के लिए उसकी हर बात मानने को कहा था। मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन उस बेवकूफ की तरह घुटने टेकने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बल्कि मैं उससे अपने तरीके से मिलूंगा। 35 ट्रिलियन की संपत्ति की मालकिन इस बेहद खूबसूरत और अमीर औरत से। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट पहुंचा, मैंने उसे पहली नजर में ही पहचान लिया। वह खिड़की के पास बैठी हुई अपने फोन में देख रही थी। उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चल रही थी। टेबल पर एक बेहद खूबसूरत छोटा सा हैंडबैग रखा था, जिसके बगल में रेड वाइन का एक बहुत महंगा दिखने वाला ग्लास था। मैंने कुर्सी खींची और धड़ाम से बैठ गया। उसने ऊपर देखा और सिर से पैर तक मेरा मुआयना किया, मेरे बिखरे बालों से लेकर मेरी सिलवटों वाली टी शर्ट तक, और फिर उसकी नजर कीचड़ से सने मेरे स्नीकर्स पर जाकर टिक गई। उसकी भौहें बहुत मामूली सी सिकुड़ गई, इतनी कम कि कोई देख भी ना पाए। क्या तुम जिबादा हो? उसकी आवाज में एक अजीब सा ठंडापन था, जैसे ग्लास में बर्फ का टुकड़ा गिरा हो। मैंने बिना कुछ बोले बस सिर हिला दिया। वेटर आगे बढ़ा और उसने मुझे ईंट से भी भारी एक मेन्यू थमा दिया। मैंने उसे खोलकर देखा। मुझे उसमें लिखा हर शब्द तो पता था, लेकिन एक साथ उनका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वे किस तरह के व्यंजन थे, लेकिन उनके सामने लिखी कीमतें मुझे बिल्कुल साफ दिख रही थी। सबसे सस्ता सूप भी 1 मिलियन से ज्यादा का था। मैंने आवाज के साथ मेन्यू को बंद कर दिया। मेरे लिए एक कटोरा पुल्ड नूडल्स ले आओ, वो 21,000 वाले। वेटर हैरान रह गया। उसके चेहरे की वो पेशेवर मुस्कान प्लास्टिक की तरह जम सी गई थी। मेरे सामने बैठी बाई निंगबिंग भी दंग रह गई थी। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में एक सच्चा भाव दिखा। कोई नफरत नहीं, बल्कि केवल उलझन थी। सर, हमारे यहाँ पुल्ड नूडल्स नहीं मिलते। वेटर की आवाज में थोड़ी बेरुखी थी। चलो कोई बात नहीं, मुझे एक ग्लास सादा पानी दे दो, गुनगुना होना चाहिए। इतना कहकर मैंने बाई निंगबिंग की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मिस बाई, आप इतनी खूबसूरत और दयालु हैं, तो ये खाना आपकी तरफ से होगा ना? असल में आजकल मेरा हाथ थोड़ा तंग चल रहा है। वहाँ अचानक बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। बाई निंगबिंग ने मेरी तरफ देखा। उसकी खूबसूरत आंखें वैसे ही सिकुड़ गई, जैसे कोई बिल्ली शिकार के लिए तैयार हो रही हो। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा भाई मेरे दिमाग में चीख रहा है, तुम तो गए काम से, बेवकूफ कहीं के। गए 105 मिलियन हाथ से, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। बाई निंगबिंग ने कुछ नहीं कहा। वह बस मुझे अपनी उस तीखी नजरों से घूरती रही। उसकी नजर किसी सर्जिकल ब्लेड जैसी थी, जो मुझे अंदर तक चीर देना चाहती हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं भी बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। मैंने उस सादे पानी के ग्लास को उठाया जो वेटर अभी अभी लाया था, और उसका एक घूंट भरा। तुम उस जिबादा जैसे बिल्कुल नहीं हो जिसे मैं जानती हूँ, वह आखिरकार बोली, और उसकी उंगलियां एक लय में टेबल को थपथपा रही थी। वक्त के साथ लोग बदल ही जाते हैं। मैंने ग्लास नीचे रखा और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, खासकर तब जब उनके पास पैसे खत्म हो जाएं। मेरी इस बात को सुनकर वह कुछ बोल नहीं पाई। कुछ पलों के बाद अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? लो, वही जाना पहचाना घिसा पीटा पैतरा मेरे भाई ने मुझे बार बार चेतावनी दी थी कि अगर वह ऐसा पूछे तो मुझे दिखाना है कि पैसा मेरे लिए मिट्टी समान है, और मुझे कहना है कि मैं यहाँ सिर्फ प्यार के लिए आया हूँ। मैंने अपना गला साफ किया। ज्यादा नहीं, बस इस खाने के बिल के लायक। मेरा अंदाजा है कि आपके मंगाए व्यंजनों और वाइन की बोतल की कीमत लगभग 28 से 35 मिलियन होगी, है ना? मैं आप पर कोई एहसान नहीं छोड़ना चाहता। बाई निंगबिंग खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम काफी दिलचस्प हो। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मेरी दौलत लूटना चाहते हैं, और उन्हें भी जो बहुत शरीफ बनने का नाटक करते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी मोटी चमड़ी का इंसान जो यहाँ सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आया हो, मैंने पहली बार देखा है। मुफ्त का खाना कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने अपना मुंह पोंछने के लिए टेबल से नैपकिन उठाया। शर्मनाक तो यह है कि पैसे न होने पर भी आप अमीर दिखने का नाटक करें। उसने हाथ से इशारा करके वेटर को बुलाया और कहा, इन्हें एक मीडियम रेयर स्टेक सर्व करो, और लगे हाथ डोमेन डे ला रोमाने कोंटी की एक और बोतल भी खोल देना। यह कहकर उसने दोबारा मेरी तरफ देखा। आज की पार्टी मेरी तरफ से है, लेकिन मेरा एक सवाल है। मैंने उसे पूछने का इशारा किया, आखिरकार तुम सच में कौन हो? वह थोड़ा आगे की तरफ झुकी। वही भीनी सी खुशबू फिर से महसूस हुई। जिबादा तुम्हारे जैसा नहीं है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। मेरा दिल धक से रह गया। क्या पोल खुल गई? लेकिन मैंने अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी। मैं ही जिबादा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरा पहचान पत्र देख सकती हैं। उसने सिर हिलाया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई इंसान चाहे कितना भी अच्छा भेष क्यों ना बना ले, उसकी आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। उसकी आंखों में सिर्फ लालच और चापलूसी
सी दिखती है, लेकिन तुम्हारी आंखों में वह रुकी, जैसे सही शब्द ढूंढ रही हो। बस खाना खत्म करके 9-2-11 होने की जल्दी है। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मेरा मजाक मत उड़ाइए मिस, यह अच्छी बात नहीं है। मुझे इतनी भूख लगी है कि पेट पीठ से चिपक रहा है। तो भला मैं जल्दी जल्दी खाकर यहाँ से भागना क्यों नहीं चाहूंगा। स्टेक परोसा गया। वो हड्डी के साथ मांस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था। मैंने छुरी और कांटा उठाया, अनाड़ी की तरह उसका एक छोटा सा टुकड़ा काटा और अपने मुंह में डाल लिया। स्वाद ठीक ठाक था, बस थोड़ा फीका लगा। क्या तुम मुझसे डर नहीं लगती कि मैं नाराज हो जाऊंगी। उसने वाइन का ग्लास उठाया और उसे धीरे धीरे घुमाने लगी। उसमें भरा वो लाल तरल पदार्थ जैसे कह रहा हो, मुझे गुस्सा दिलाकर तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला। मैंने बीफ के उस टुकड़े को निगला और फिर पानी का एक घूंट लिया। मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन मैं खुद को भूखा भी नहीं रख सकता। वैसे भी आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगी। किसी गुंडे से पिटवाएंगी या फिर मुझे इस शहर से ही गायब करवा देंगी। मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत संजीदगी से कहा, मिस बाई, हम दोनों समझदार हैं। आपने मेरे भाई को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वह सीधा साधा था और उसे काबू करना आसान था। कोई ऐसा जो आपकी कुछ खास जरूरतों को पूरा कर सके। और मेरा भाई आपके पीछे सिर्फ आपके पैसे के लिए पड़ा था। यहाँ हर कोई कुछ न कुछ बेचने ही निकला है, बस सबके सामान अलग अलग हैं। तो फिर यहाँ इतना मासूम और पाक साफ होने का दिखावा क्यों करना। मेरी बातें बिल्कुल साफ और बेहद कड़वी थी। मैंने देखा कि उसके चेहरे के हाव भाव धीरे धीरे कड़े होते जा रहे थे। क्या तुम्हें होश भी है कि तुम कह क्या रहे हो। उसकी आवाज से मुस्कान का नामो निशान मिट चुका था और केवल रूह कंपा देने वाली ठंडक बची थी। मुझे पता था, फिर भी मैंने स्टेक काटना जारी रखा और मजे से खाता रहा। मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है और सच हमेशा कड़वा ही होता है। क्या तुम मरना चाहते हो। ये शब्द उसके मुंह से गुस्से में फुसफुसाते हुए निकले। मैंने छुरी कांटा नीचे रखा और अपना मुंह पोंछा। नहीं, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं तो बस जीना चाहता हूँ, किसी को खुश किए बिना अपनी शर्तों पर जीना। हम दोनों बस एक दूसरे को घूरते रहे। वहां का माहौल किसी बारूद के ढेर जैसा सुलग रहा था। मुझे लगा कि मेरे 175 मिलियन अब पूरी तरह डूब चुके हैं और हो सकता है कि मुझे इसके लिए लात घूंसे भी खाने पड़े। लेकिन अजीब बात थी कि मुझे कोई घबराहट नहीं हो रही थी, बल्कि मुझे तो थोड़ा रोमांच महसूस हो रहा था। काफी देर बाद उसने अचानक अपना फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। मेरे लिए किसी की जांच करो, जिबादा के सारे दस्तावेज निकालो और पता करो कि क्या उसका कोई भाई भी है। फोन रखने के बाद उसने फिर से अपना ग्लास उठाया और एक घूंट भरा। चलो अब एक खेल खेलते हैं। जब तक मेरे लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ पता नहीं लगा लेते, तब तक बेहतर होगा कि तुम मुझे मनाने के लिए कोई अच्छी सी कहानी सोच लो कि मैं तुम्हें इस खिड़की से बाहर क्यों ना फेंक दूं। मैंने उसकी नजरों का पीछा करते हुए खिड़की से बाहर देखा। 38वीं मंजिल से नीचे गिरना, शायद लाश का एक साबुत टुकड़ा भी नहीं बचेगा। मैंने अपने पानी का ग्लास उठाया और एक और घूंट भरा। ठीक है, तो बात करते हैं। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो क्या मैं बचा हुआ स्टेक पैक करवा के घर ले जा सकता हूँ। बाई निंगबिंग 3 सेकंड तक भौचकी होकर मुझे देखती रही और फिर वह दोबारा जोर से हंस पड़ी। इस बार उसकी हंसी पहले से भी ज्यादा तेज थी। उसकी आंखों में हंसते हंसते पानी आ गया था। बाई निंगबिंग का फोन बहुत जल्द ही बज उठा। उसने फोन उठाया, संक्षेप में बात सुनी, फिर फोन काट कर मेरी तरफ देखा। जिबा चुआंग, जिबादा का जुड़वा भाई, जो बिना किसी नौकरी के छोटे मोटे काम करके गुजारा करता है। मुझे बताओ कि उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं जो तुम उसके लिए यहाँ आकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। मैंने कांटे से स्टेक का आखिरी टुकड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया, सिर्फ 175 मिलियन के लिए। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे इस तरह बात करो। उसने अपनी भौहें चढ़ाई। शायद उसे यह रकम बेहद मामूली लग रही थी। क्यों नहीं होगी भला, सब प्यार के लिए है मिस बाई। क्या आपको वाकई इस पर यकीन है। उसने आगे कुछ नहीं कहा, बस उसी तीखी और परखने वाली नजरों से मुझे देखती रही। उसी पल रेस्टोरेंट के दरवाजे पर अचानक शोर शराबा होने लगा। 2 आदमी और एक औरत अंदर आए। उनके आगे चल रहा आदमी एक भड़कीला और बेतुका सफेद सूट पहने हुए था। उसके पीछे की तरफ चिपकाए हुए बाल चमचमा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी गाय ने उसे चाट लिया हो। निंग बिंग, तो तुम यहाँ हो। वो निंग बिंग का हाथ पकड़ने के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन उसने चालाकी से खुद को बचा लिया। उसकी नजर मुझ पर पड़ी, जो साफ दिखने वाली दुश्मनी और तिरस्कार से भरी थी। ये मेरा दोस्त है, जी बाओ चुआन, निंग बिंग ने सपाट लहजे में कहा, लेकिन उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं, जैसे वो देखना चाहती हो कि मैं क्या प्रतिक्रिया दूंगा। दोस्त हूँ, मैंने चुपचाप उस शब्द के बारे में सोचा। सफेद सूट वाले उस आदमी के बगल में खड़ी औरत ने भारी मेकअप कर रखा था और वो खिलखिलाकर हंसी। निंग बिंग, तुम्हारा ये दोस्त तो
बहुत सादे कपड़े पहनता है, इसे किस सड़क से उठा लाई हो। उसके मुंह से ये बात निकलते ही वे तीनों ठहाका मारकर हंस पड़े। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बस थोड़ा शोर महसूस हुआ। मैंने अपना पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और फिर उस औरत की तरफ देखा। इतने भारी मेकअप के बाद भी तुम्हारी नाक टेढ़ी दिख रही है। औरत की हंसी तुरंत रुक गई। उसने बिना सोचे समझे अपनी नाक ठीक करने के लिए हाथ उठाया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस समय तुम्हें बहुत गंभीरता से देख रहा हूँ। तुम्हारी नाक का इम्प्लांट थोड़ा खिसका हुआ है और तुम्हारी ठुड्डी, क्या तुमने उसकी भी सर्जरी कराई है? उसका कोण थोड़ा अजीब है। मैं सुझाव दूंगा कि तुम इसे ठीक करवा लो, वरना जब बारिश होगी तो पानी अंदर रिस सकता है। भारी मेकअप वाली उस औरत का चेहरा तुरंत लाल सुर्ख हो गया। उसके बगल में खड़ा आदमी भी साफ तौर पर परेशान दिख रहा था। सिर्फ सफेद सूट वाले आदमी ने खुद पर काबू रखा, हालांकि उसकी निगाहें ठंडी हो चुकी थी। तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो दोस्त, मैं सोच रहा हूँ कि तुम किस ऊंचे पद पर काम करते हो। फुटपाथ पर, मैंने ईमानदारी से कहा। मेरा काम मानव जीवन पर विचार करना है। बाई निंग बिंग अपनी हंसी रोक नहीं पाई और खिलखिला पड़ी। सफेद सूट वाले आदमी का चेहरा पूरी तरह से सख्त हो गया। निंग बिंग, तुम्हें ये अजीब इंसान कहाँ से मिला? उसके लहजे में पूछताछ का भाव था। क्या ऐसा इंसान तुम्हारे साथ एक ही मेज पर बैठने के लायक भी है? बाई निंग बिंग ने धीरे से अपने वाइन ग्लास को घुमाया और कुछ नहीं कहा। वो समस्या वापस मेरी तरफ फेंक रही थी। मैं खड़ा हो गया। मेरा कद उससे लंबा था, सफेद सूट वाले आदमी से आधा सिर ऊंचा। मैंने उसके चिपकाए हुए बालों की तरफ नीचे देखा और कहा, तुम्हारे सिर पर एक मक्खी है। वो एक पल के लिए हैरान रह गया। कहाँ? शायद मैंने ही गलत देखा था। मैं वापस बैठ गया और फिर से पानी का गिलास उठा लिया। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा सिर इतना चमकदार है कि उस पर रोशनी चमक रही है। सफेद सूट वाले ने तुरंत अपनी मुट्ठी भींच ली। तुम? उसने गुस्से में मेरी तरफ उंगली उठाई। वो इतना नाराज था कि मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। यंग मास्टर चू, ऐसे इंसान के लिए गुस्सा मत होइए। दूसरे आदमी ने जल्दबाजी में बीच बचाव किया। उसने चालाकी भरी नजरों से मुझे देखा। ये भाई कोई नया चेहरा लगते हैं। आप कौन सा बड़ा कारोबार करते हैं? निंग बिंग की नजरों में आने के लिए आप निश्चित रूप से कोई साधारण इंसान नहीं होंगे। ये बातें साफ तौर पर मुझे चढ़ाने के लिए थीं, ताकि बाद में नीचा दिखा सके। अगर मैं उनकी बातों में आकर अपनी डींगे हाँकने लगता तो मैं तुरंत अपना पलड़ा कमजोर कर बैठता। मैंने ना में सिर हिलाया। ये कोई बड़ा कारोबार नहीं है। मैं बस लोगों की मदद करता हूँ सुलझाने में कुछ समस्याओं को, ताकि मेहनत की थोड़ी कमाई कर सकूं। अरे क्या सुलझाने में? सफेद सूट वाले चूकाई की दिलचस्पी जगने लगी। उसे लगा कि उसने मुझे झूठ बोलते हुए पकड़ लिया है। हमें भी बताओ, ताकि हम तुमसे सीख सकें कि निंग बिंग को कैसे खुश किया जाता है, जैसे कि किसी और की जगह ब्लाइंड डेट पर जाना। ये कहने के बाद मैंने जानबूझकर बाई निंग बिंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हलचल हुई, लेकिन उसने तुरंत वापस अपना शांत चेहरा बना लिया। मगर चुकाई के चेहरे के रंग बदलने लगे। ब्लाइंड डेट निंग बिंग? चुकाई बाई निंग बिंग आखिरकार बोल पड़ी। मेरे मामलों में दखल देने की तुम्हारी बारी कब से आ गई? उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन बिल्कुल बर्फीली थी। अगर तुम्हारा पेट भर गया है और कोई काम नहीं है तो बाहर जाकर कुछ चक्कर लगा लो। यहाँ खड़े होकर आंखों में मत खटको। चूकाई का चेहरा लाल से सफेद पड़ गया। उसने मुझे गुस्से से घूरा। उसकी नजरों से लग रहा था जैसे वो मुझे जिंदा चबा जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे बाई निंग बिंग, तुम भी कमाल हो। उसने गुस्से में ये कड़वे शब्द कहे और जाने के लिए मुड़ा। बाकी दोनों भी जल्दी से उसके पीछे भागे। रेस्टोरेंट में फिर से शांति छा गई। तुम में वाकई काफी हिम्मत है। बाई निंग बिंग ने मेरी तरफ देखा। समझ नहीं आया कि वो तारीफ कर रही थी या ताना मार रही थी। ज्यादातर इसलिए क्योंकि वे बहुत बेवकूफ हैं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो बदला लेगा? चूकाई का परिवार रियल एस्टेट में है। इस इलाके में उनका काफी असर है। बिल्कुल डर लग रहा है। मैंने आह भरी। इसीलिए मुझे अभी तुरंत यहाँ से खिसकना होगा। क्या स्टेक पैक होकर तैयार हो गया है? मुझे डर है कि अगर मैं अब नहीं निकला तो शायद कभी निकल ही ना पाऊं। बाई निंग बिंग ने मेरी तरफ देखा और अचानक एक बिल्कुल अलग ही सवाल पूछ लिया। जी बाओचुआन, क्या तुम पैसे कमाना चाहते हो? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, बिल्कुल, सपनों में भी यही सोचता हूँ। बहुत बढ़िया। उसने एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे मेज पर रख दिया। कल सुबह 10 बजे इस पते पर आकर मुझसे मिलना। मैं आज तुम्हारे प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे पास एक काम है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। ये कहकर वो तुरंत चली गई और मैं उस काले सुनहरे बिजनेस कार्ड को खाली नजरों से देखता रह गया। कार्ड पर सिर्फ एक पता लिखा था,
एक सरनेम और एक फोन नंबर। मैंने बिजनेस कार्ड उठाया, फिर मेज पर रखे उस आधे बचे हुए मीडियम रेयर स्टेक की तरफ देखा। वेटर पहले से ही हाथ में पैक करने का डिब्बा लिए पास आ रहा था। मुझे अचानक लगा कि आज रात के खाने की कीमत मेरी सोच से कहीं ज्यादा हो सकती है। मैं समय पर मुलाकात वाली जगह पर पहुंच गया। ये बाई निंगबिंग की कंपनी थी। रिसेप्शनिस्ट बहुत खूबसूरत थी। मुझे देखकर उसने एक पेशेवर मुस्कान दी और पूछा कि मैं किससे मिलना चाहता हूँ। मैंने उसे बिजनेस कार्ड थमा दिया। उसने उस पर एक नजर डाली और उसकी मुस्कान तुरंत सम्मानजनक भाव में बदल गई। सर, प्रेसिडेंट बाई पहले से ही आपका इंतजार कर रही है, कृपया मेरे पीछे आइए। मैं उसके पीछे पीछे एक बहुत बड़े और खुले वर्क स्पेस से होकर गुजरा। हर कोई अपने काम में डूबा हुआ था। हर तरफ कीबोर्ड की खटखट सुनाई दे रही थी, लेकिन एक भी इंसान ने सिर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। बाई निंगबिंग का दफ्तर बिल्कुल आखिरी छोर पर था। मैंने दरवाजा धकेला। बाई निंगबिंग एक बड़ी सी ऑफिस डेस्क के पीछे बैठी थी। वो कुछ दस्तावेजों को देख रही थी और मुझे अंदर आते देखकर उसने अपने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। बस इतना ही। मैं बैठ गया और उसके ऑफिस का जायजा लेने लगा। ये काफी बड़ा और खाली था। वहाँ का इंटीरियर ठंडे रंगों में था, काला, सफेद और ग्रे, बिल्कुल उसके व्यक्तित्व की तरह, जिसमें कोई गर्माहट नहीं थी। कुछ पीना चाहोगे? उसने बिना ऊपर देखे पूछा। सादा पानी। उसने इंटरकॉम दबाकर किसी से पानी लाने को कहा और आखिरकार अपने हाथ में ली हुई फाइल को नीचे रख दिया। क्या कल रात तुम्हें अच्छी नींद आई? वह ठीक ही था, पर जो स्टेक मैं घर ले गया था वह थोड़ा ठंडा हो गया था। माइक्रोवेव में दोबारा गर्म करने से उसका स्वाद ही चला गया। मेरी इस बात पर वह धीरे से मुस्कुराई। जिबाचुआंग, मैं सीधे मुद्दे की बात करती हूँ। मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए। उसने जानबूझकर उन शब्दों पर जोर दिया, एक बॉयफ्रेंड। मैंने पानी का एक घूंट लिया और चुप रहा। उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। जैसा कि तुमने देखा, चुकाई जैसे परेशान करने वाले कीड़े मेरे आसपास हर जगह मंडराते रहते हैं। मेरा परिवार भी मुझ पर लगातार दबाव बना रहा है और कभी न खत्म होने वाली उबाऊ ब्लाइंड डेट्स तय करता रहता है। मुझे यह सब बहुत सिरदर्द लगता है। तो आपको इन सिरदर्दों से बचने के लिए किसी की ढाल चाहिए। मैंने उसकी बात पूरी की। समझदार हो और तुम इसके लिए बिल्कुल सही हो। मैं ही क्यों? क्योंकि तुम बेबाक हो, ढीठ हो और नियमों के हिसाब से नहीं चलते। और सबसे जरूरी बात, तुम्हारी आंखों में लालच नहीं है। मैं ऐसे बहुत से मर्दों से मिली हूँ जो जब मुझे देखते हैं तो उनकी आंखों में सिर्फ पैसों के निशान होते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम जब मुझे देखते हो तो तुम्हारी आंखों में सिर्फ स्टेक दिखता है। यह एक ऐसा तर्क था जिसे मैं चाहकर भी काट नहीं सकता था। उसने आगे कहा, तुम्हें जो करना है वह बहुत आसान है। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत हो, सामने आओ, मेरे बॉयफ्रेंड का नाटक करो और उन सभी लड़कों को दूर भगाओ जो मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं। अपने तरीके से उन सब से छुटकारा पालो। यह तो किसी बॉडीगार्ड और इंसानी ढाल की तरह लगता है। तुम इसे इस तरह भी समझ सकते हो। उसने अपनी दराज से एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और मेरी तरफ खिसका दिया। इस पर दस्तखत करो। हर महीने की तनख्वाह 350 मिलियन होगी। इसके अलावा हर बार जब तुम मेरे लिए किसी मुसीबत को टाल दोगे तो तुम्हें बोनस के तौर पर 175 मिलियन मिलेंगे, यानी 350 मिलियन की मासिक तनख्वाह। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर लिखी रकम देखी तो मेरी धड़कनें तेज हो गई। पूरे महीने खून पसीना एक करके छोटे मोटे काम करने के बाद भी मैं केवल 17.5 से 21 मिलियन ही कमा पाता था। 350 मिलियन कमाने के लिए मुझे कितनी ईंटें उठानी पड़ती। कुछ इस तरह। और बस इस तरह आज मैंने 350 मिलियन की मासिक तनख्वाह, एक गाड़ी और एक क्रेडिट कार्ड हासिल कर लिया था। यह दुनिया सच में बहुत ही अजीब और जादुई लगने लगी थी। कोई और सवाल? हाँ, मैं खड़ा हुआ। प्रेसिडेंट बाई, अभी दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। आपके नए नए बने बॉयफ्रेंड के तौर पर क्या मैं आपके साथ दोपहर का खाना खा सकता हूँ? मैंने अभी तक आपकी कंपनी के कैफेटेरिया का खाना नहीं चखा है। बाई निंगबिंग दंग रह गई। उसे शायद इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि काम पर लगते ही मेरी पहली मांग मुफ्त के खाने की होगी। उसने कुछ सेकंड तक मुझे देखा और फिर लाचारी से अपना सिर हिला दिया। हमारी कंपनी में कोई कैफेटेरिया नहीं है। तभी उसने इंटरकॉम उठाया। शाओलिन युनडिंग रेस्टोरेंट से दोपहर के खाने के 2 सेट मंगवा कर मेरे केबिन में ले आओ। फोन रखने के बाद उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा समर्पण का भाव था, मानो कह रही हो कि मैं तुमसे हार मानती हूँ। जिबाचुआंग, मुझे अब पछतावा होने लगा है। मुझे लगता है कि मैंने खुद अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे दी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेसिडेंट बाई, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे व्यावसायिक आदर्श बहुत ऊंचे हैं। पैसे लेकर काम करना तो एक नियम है। आप मुझे खिलाती रहिए और मैं इन कीड़ों मकोड़ों को दूर भगाता रहूंगा। एकदम सही सौदा है। मैंने उस मर्सिडीज सी गैलेक्सी ग्रे गाड़ी को चलाया जिसकी कीमत खुद मेरी जिंदगी से भी ज्यादा थी, और उसे लेकर अपने किराए की उस खस्ताहाल अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ चल दिया। गाड़ी बहुत बड़ी थी और वहाँ की गलियां बेहद संकरी थी। मुझे गाड़ी को किसी कोने में ठीक से पार्क करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। रास्ते में वहाँ के बुजुर्ग पड़ोसियों की हैरान नजरों ने मेरा पीछा किया। मेरा भाई जिबादा दरवाजे के सामने दुबक कर बैठा हुआ था। मुझे
ऐसे देखा जैसे मैं उसका मसीहा हूँ और वह तुरंत मेरी तरफ लपका। चुआंग, तुम कल कहाँ गायब थे? मैंने तुम्हें फोन भी किया था पर तुमने उठाया नहीं। क्या तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया? मिस बाई ने तुम्हारे टांग तोड़ने के लिए किसी को भेजा तो नहीं ना? मैंने उसे अनसुना करते हुए दरवाजा खोलने के लिए चाबी निकाली। वह बड़बड़ाता हुआ मेरे पीछे पीछे अंदर आ गया। उसकी पहली ही नजर सोफे पर पड़े मेरे उन डिजाइनर कपड़ों पर गई जिन्हें मैंने वहां फेंक दिया था, जिन पर ऐसे ब्रांड के लोगो छपे थे जिन्हें मैं खुद नहीं जानता था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हारे पास इन चीजों को खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? वो 105 मिलियन जो तुमने मुझसे वादा किया था, मैं उसे पहले ही खर्च कर चुका हूँ। क्या 105 मिलियन में यह सब आ सकता है? उसने कीमत देखने के लिए एक शर्ट उठाई और उसकी सांसें थम गई। एक अकेली शर्ट की कीमत 10 मिलियन थी। उसने मुझे इस तरह दिखा जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हूँ। चुआंग, मुझे सच सच बताओ, कल तुमने आखिर किया क्या था? क्या तुमने मिस बाई के साथ कोई गुप्त सौदा किया है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या यह मुंह बंद रखने के पैसे हैं जो उसने तुम्हें दिए हैं? पानी पीते हुए मेरा दम ही घुटने लगा। क्या तुम अपने उस खाली दिमाग में कुछ ढंग की बात नहीं सोच सकते? मैं और वह अब एक रिश्ते में हैं। हम एक कपल हैं। उसका मुंह इतना खुला रह गया कि उसमें एक अंडा समा जाए। यह भला कैसे मुमकिन है? तुम्हें तो सब कुछ खराब करना था ना अपनी इस फटेहाल हालत के साथ। इस कंगाली में भी उसने तुम्हें चुन लिया। दरअसल उसे मेरा अंदाज पसंद आ गया। और कोई समस्या? मुझे उसे समझाने में बहुत आलस आ रहा था। वैसे भी अब से मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तुम्हारा मौका हाथ से निकल चुका है। वह धड़ाम से फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। सब खत्म हो गया। मेरी देवी, मेरी दौलत और ऐशो आराम सब हाथ से चले गए। मैंने उसकी इस लाचार हालत को देखा और उसे एक लात मारी। उठो भी अब, वह सिर्फ एक औरत ही तो है। क्या वाकई इसके लिए इतना ड्रामा करना जरूरी है? नहीं, वह सिर्फ एक औरत नहीं है। वह मेरे चेहरे पर चिल्लाया। वह एक चलती फिरती एटीएम मशीन है। रईसों की दुनिया में जाने का सुनहरा टिकट है। तुम्हें खाक पता है इसके बारे में? हाँ, मुझे सच में नहीं पता। मैंने सिर हिलाया। मैंने जेब से G63 की चाबी निकाली और उसके सामने खनखनाई। मैं तो सिर्फ इसके बारे में जानता हूँ। उसकी आंखें तुरंत उस चाबी पर टिक गई। ये तो मर्सिडीज जी क्लास है। उसकी आवाज कांप रही थी। बाई निंगबिंग ने इसे मुझे दिया है। उसने कहा कि इससे मुझे आने जाने में आसानी होगी। मैंने चाबियां टेबल पर उछाल दी। वह शिकायत कर रही थी कि मेरा पहले का आने जाने का तरीका बेहद दयनीय था और उस पर शोभा नहीं देता था। वह रेंगता हुआ आगे बढ़ा ताकि उसे छू सके। गाड़ी की चाबी उसने अपने हाथ में ऐसे ली जैसे कोई शाही फरमान हो और वह उसे उलट पुलट कर निहारने लगा। एक जी वैगन, यह सचमुच एक जी वैगन है। हे भगवान, उसने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखों का भाव नफरत से बदलकर अब पूरी तरह श्रद्धा में बदल चुका था, जैसे कोई अंधभक्त हो। तुम सचमुच मेरे अपने सगे भाई हो। उसने पैर और नाक आंसू पोंछते हुए मेरी टांग को कसकर पकड़ लिया। मुझे भी सिखाओ कि तुमने यह कैसे किया। तुमने उसे कौन सा जादुई नुस्खा पिलाया है? मैंने नफरत से उसे खुद से दूर धकेला। इसमें कोई राज नहीं है। मैंने बस उसे तुम्हारा असली चेहरा दिखा दिया और नतीजा यह हुआ कि उसे तुम्हारे मुकाबले में थोड़ा ज्यादा बेहतर लगा। नामुमकिन है। मैंने उसके लिए कविताएं लिखी, प्यार के नगमे गाए, बिना एक दिन भी चूके हर सुबह और रात उसे संदेश भेजे। वह ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हारी वो कविताएं इंटरनेट से चुराई हुई थी और जो गाने तुम गाते थे उनके सुर इतने बेसुरा थे कि प्रशांत महासागर पार चले जाएं। मैंने बेरहमी से उसकी पोल खोल दी। जिबादा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमी यह है कि तुम सच्चे नहीं हो। तुम जिससे प्यार करते हो वह बाई निंगबिंग नहीं है। तुम्हें तो बस उसके पैसे से प्यार है। वह तुम्हारे जैसे कई लोगों से मिल चुकी है। जिबादा चुप हो गया, जैसे मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। और तुम, क्या तुम्हें लालच नहीं है उसके पैसे के लिए? हाँ, मुझे है। मैंने बिल्कुल दो टूक जवाब दिया। लेकिन मैं अपनी इस चाहत में ईमानदार हूँ। मैंने उसे साफ कह दिया कि मुझे केवल उसके पैसे से मतलब है। उसने भी मुझे साफ कह दिया कि उसे बस एक इंसानी ढाल चाहिए। हमारे बीच एक समझौता है जहाँ हम दोनों की जरूरतें पूरी हो रही है। जिबादा हक्का बक्का होकर मुझे ऐसे देखने लगा जैसे पहली बार मिल रहा हो। चुआंग, तुम बदल गए हो। आखिरकार हर इंसान बदल ही जाता है। मैंने वही बात दोहराई जो कल मैंने बाई निंगबिंग से कही थी, विशेषकर तब जब कोई आपको हर महीने 350 मिलियन देने को तैयार हो। मैंने उसके कंधे को थपथ पाया। ठीक है, अब अपना रोना बंद करो। अब से तुम्हारा भाई तुम्हें संभालेगा। अभी तुम्हें कितने पैसों की कमी है? बाओ चुआन की आंखें अचानक चमक उठी। उसने अपने हाथ रगड़े और मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा नहीं। मेरी नजर बस एक लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स की जोड़ी पर है और अब शाली के हैंडबैग को भी बदलने का समय आ गया है। मैंने उसकी हरकतें देखी और अपना सिर हिलाया। ये तो हड्डियों तक डूबा हुआ सिंप है। इसका कोई इलाज नहीं है। निंगबिंग का बॉयफ्रेंड बनने के तीसरे दिन मुझे
अपना पहला आधिकारिक मिशन मिला। आज रात एक चैरिटी पार्टी है, मेरे साथ चलो, ठीक है? फोन पर निंगबिंग की आवाज बहुत शांत थी। नहीं जा रहा। मैं सोफे पर लेटे हुए गेम खेल रहा था और बस जीतने ही वाला था। चू काई भी वहाँ होगा। वो आजकल एक महिला सेलिब्रिटी के पीछे पड़ा है और आज रात वो पार्टी में सबके सामने प्रपोज करने की योजना बना रहा है। अच्छा, फिर तो मैं दुआ करता हूँ कि वो कामयाब हो जाए। मेरा एक निशाना चूक गया और विरोधी ने मुझे मार गिराया। मैं नहीं चाहती कि वो कामयाब हो। वो सेलिब्रिटी एक कलाकार है जिसे मेरी कंपनी ने अभी साइन किया है। उसमें अपार संभावनाएं हैं। मैं नहीं चाहती कि चू काई जैसे कचरे की वजह से वो बर्बाद हो जाए। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? उस प्रपोजल को बर्बाद कर दो या ऐसा ही कुछ? मैं चाहती हूँ कि तुम उसके प्रपोजल को जितनी बुरी तरह से हो सके बिगाड़ दो। पक्का करो कि वो और वो सेलिब्रिटी दोनों इतने शर्मिंदा हों कि जमीन में समा जाना चाहें। इसमें मुश्किल का स्तर थोड़ा ज्यादा है। मैंने अपनी ठुड्डी सहलाई। मुझे एक बोनस चाहिए होगा। 35.5 करोड़। मंजूर। मैंने तुरंत गेम बंद कर दिया। मुझे पता भेज दो। काम पक्का। फोन रखने के बाद मैंने सीटी बजाई और अलमारी से कपड़े चुनने चला गया। निंगबिंग ने मेरे लिए जो डिजाइनर कपड़े खरीदे थे, आखिरकार उन्हें जलवा दिखाने का मौका मिल ही गया। उस शाम मैंने मर्सिडीज जी क्लास चलाई और समय पर उस होटल में पहुंच गया जहां जलसा होने वाला था। जब मैंने गाड़ी की चाबियां वैले को सौंपी तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी आखिरकार अपने शिखर पर पहुंच गई है। बाई निंगबिंग वहां खड़ी पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो सामने आई, वो पूरे हॉल के आकर्षण का केंद्र बन गई। मैं उसके पास गया और बड़ी सहजता से उसकी बाहों में बाहें डाल दी। उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया, लेकिन वो जल्दी ही सहज हो गई। बुरा नहीं है, तुम वाकई जच रहे हो। मैंने उसकी तरफ आंख मारी। शुद्ध व्यावसायिकता। ठीक है। जैसे ही हम दोनों अंदर गए, चू काई की नजर किसी स्पॉटलाइट की तरह हम पर टिक गई। वो उस महिला स्टार के साथ खड़ा था जो सफेद शिफॉन ड्रेस पहने बहुत ही मासूम लग रही थी। मुझे निंगबिंग की बाहों में बाहें डाले देखकर उसका चेहरा तुरंत गुस्से से काला पड़ गया। निंगबिंग, तुम सचमुच इसे लेकर आई हो? अपने बॉयफ्रेंड को जलसे में लाने में कोई परेशानी है क्या? चू काई का चेहरा और भी उतर गया। उसके बगल में खड़ी महिला स्टार का नाम आंची था। उसने बड़ी उत्सुकता से मुझे ऊपर नीचे देखा। उसकी आंखों में जांच परख का भाव था। यंग मास्टर चू, क्या ये दीदी निंगबिंग के बॉयफ्रेंड है? ये काफी होनहार दिखते हैं। चू काई तिरस्कार से हंसा। होनहार? ये तो सिर्फ औरतों के टुकड़ों पर पलने वाला जिगोलो है। मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और आंची की तरफ देखने लगा। आप सुश्री आंची है ना? मैंने आपकी फिल्में देखी हैं। आंची की आंखें चमक उठी। सच में? कौन सी? वही जिसमें आपने एक कॉलेज छात्रा का किरदार निभाया था जिसे अगवा करके पहाड़ों में बेच दिया जाता है और आखिरकार उसे अपने किडनैपर से ही प्यार हो जाता है। आंची की मुस्कान चेहरे पर ही जम गई। वो फिल्म उसके करियर पर एक दाग थी। इसके लिए नेटिजन्स ने उसे बुरी तरह ट्रोल किया था। मुझे लगा कि आपकी एक्टिंग बहुत बेहतरीन थी। मेरा लहजा बेहद सच्चा था, खासकर वो आखिरी सीन जहां आप रो और चिल्ला रही थी। भले ही वो मुझे मारे, कोसे और मुझे जाने न दे, उसने मुझे एक घर दिया है। वो हिस्सा सचमुच बेस्ट एक्ट्रेस के स्तर का था। उसने स्टॉकहोम सिंड्रोम को इतने गहरे तरीके से दिखाया कि इस समय आंची के चेहरे के हाव भाव को सिर्फ खराब कहना भी कम होगा। बाई निंगबिंग के कंधे बेकाबू होकर कांप रहे थे। वो अपनी हंसी रोकने के लिए बहुत संघर्ष कर रही थी। चू काई इतना भड़क गया था कि किसी को मारना चाहता था। लानत है, क्या तुम्हें बात करने की तमीज भी है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैंने मासूम बनने का नाटक किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो फिल्म सुश्री आंची का सबसे बेहतरीन काम ना हो? मुझे लगा कि ये उनकी एक्टिंग की सराहना का एक तरीका था। हमारे आसपास के लोग कानाफूसी और गपशप करने लगे। आंची की आंखें पहले से ही लाल होने लगी थी। उसने नम आंखों से चू काई की तरफ देखा। काई, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। चू काई का दिल टूट गया। उसने सीधे मेरे चेहरे की तरफ उंगली उठाई। बस तुम देखते जाओ। इतना कहकर उसने आंची को दूर खींच लिया। बहुत बढ़िया। बाई निंगबिंग ने मुझे शैंपेन का एक ग्लास थमा दिया। एपिटाइजर खत्म हो गया है, मेन कोर्स अब परोसा जाने वाला है। क्या तुम तैयार हो? मैंने उसके साथ ग्लास टकराया। तैयार शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। मैं बिना तैयारी के काम करना पसंद करता हूँ। जलसे के बीच में एंकर ने अचानक बहुत उत्साहित लहजे में घोषणा की, इसके बाद एक बेहद रोमांटिक पल आने वाला है। रोशनी धीमी हो गई और एक स्पॉटलाइट सीधे मंच के बीचों बीच चमकी। चू काई गुलाब का एक बड़ा गुलदस्ता लिए घुटनों के बल बैठ गया और प्यार भरी नजरों से आंची को देखने लगा। आंची, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे खुशनसीब बात है। उसने ऐसी घिसी पिटी लाइनें सुनाना शुरू कर दिया कि शर्म आ जाए और आंची की आंखें भर आईं। वो इतनी भावुक लग रही थी कि उसके पास शब्द नहीं थे। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। इस रोमांटिक प्रपोजल का गवाह बन
जानने के लिए तैयार हो रहा था। बाई निंगबिंग ने मेरी कोहनी छुई। अब तुम्हारी बारी है। मैंने सिर हिलाया, मेज से केक की एक प्लेट उठाई और उसे सीधे मंच की तरफ फेंक दिया। प्लेट हवा में एक सटीक घेरा बनाते हुए सीधे चू काई के सिर पर जा गिरी। उसका जेल लगाकर संवारा हुआ सिर अब क्रीम और केक के टुकड़ों से भर गया था। पूरा हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब गया। स्टेज की लाइटों के नीचे हर कोई दंग रह गया था। चू काई के सिर पर तिरामिसू का एक भूरा टुकड़ा था। गालों से क्रीम टपक रही थी और उसकी नाक पर आकर जमा हो रही थी, जो बिल्कुल चिड़िया की बीट जैसी लग रही थी। उसके हाथों के गुलाब फर्श पर गिर गए और प्रपोजल के लिए तैयार की गई हीरे की अंगूठी लुढ़ककर एक तरफ चली गई। लानत है, ये किसने किया? चू काई की दहाड़ ने उस सन्नाटे को चीर दिया। मैं आराम से खड़ा हुआ। मेरे हाथ में अभी भी एक कांटा था। मेरी गलती है, हाथ फिसल गया था। मैंने माफी मांगने जैसा चेहरा बनाया। प्लेट बहुत चिकनी थी, मैं इसे ठीक से पकड़ नहीं पाया। हर आंख तुरंत मुझ पर टिक गई। कुछ हैरान थे तो कुछ असमंजस में थे और कुछ लोग साफ तौर पर इस तमाशे का मजा ले रहे थे। जब चू काई ने देखा कि वो मैं हूँ तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। एक पागल बैल की तरह दिखते हुए, तुम हो, लानत है तुम पर। वो भीड़ को चीरता हुआ किसी पागल की तरह मेरी तरफ झपटा। सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने के लिए दौड़ पड़े। मुझे छोड़ो, मैं इसे मार डालूंगा। चू काई अभी भी छटपटा रहा था। आंची आखिरकार सदमे से बाहर आई और अपनी ड्रेस संभालते हुए दौड़कर आई। उसने मेरी नाक पर उंगली उठाई और चिल्लाई, तुमने ये जानबूझकर किया है। तुमने काई का प्रपोजल क्यों बर्बाद किया? मेरा सचमुच ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने जितनी हो सके उतनी मासूम नजरों से उसकी तरफ देखा। मुझे लगा कि जिस तरह यंग मास्टर चू घुटने के बल बैठे थे, वो कुछ हद तक मेरे अपार्टमेंट के नीचे रहने वाले मोची बूढ़े वांग जैसा लग रहा था। मैं उस पल में बह गया और प्लेट गलती से उड़कर वहां चली गई। आसपास की भीड़ ने ये सुना और खिलखिलाकर हंस पड़ी। वे चू काई और उसके सिर पर लगे केक की तरफ इशारा करके कानाफूसी करने लगे और आंची का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम बेशर्म हो। अरे अब आप जो चाहे खा सकती है, लेकिन जो चाहे वो बोल नहीं सकती। मैंने अपना चेहरा गंभीर कर लिया। मैं तो बस मजा लेने वाला एक मासूम तमाशाई हूँ। अगर आप किसी चीज को दोष देना चाहती हैं तो अपने प्रपोजल को दीजिए, जो इतना दिल छू लेने वाला था कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया, या फिर होटल की प्लेटों को दोष दीजिए जो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। तभी होटल का मैनेजर पसीने पसीने होकर वहां दौड़ा आया। मिस्टर जी, आइए बात करके मामला सुलझा लेते हैं। भार में गई बात। चू काई ने मैनेजर को एक तरफ धकेल दिया। या तो आज ये जिंदा बचेगा या मैं। बाई निंगबिंग आगे बढ़ी और उसने ठंडी नजरों से चू काई की तरफ देखा। चू काई, क्या तुम्हारा तमाशा अब तक खत्म नहीं हुआ? निंगबिंग, तुम अभी भी उसका बचाव कर रही हो। चू काई का चेहरा पूरी तरह से अविश्वास से भरा था। इसने यह सब कर दिया और तुम अब भी इसी का पक्ष ले रही हो। इसने तुम पर आखिर कौन सा जादू कर दिया है? वह मेरा बॉयफ्रेंड है। बाई निंगबिंग के लहजे में शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। तुम मेरे सामने मेरे बॉयफ्रेंड की जान लेने पर तुले हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं बस खड़ी तमाशा देखती रहूंगी? वह कुछ पलों के लिए रुकी। उसकी नजर पूरे हॉल पर घूम गई। आज जो कुछ भी हुआ वह महज एक हादसा था। अगर किसी ने भी इस बात को यहाँ से बाहर ले जाने और अफवाहें फैलाने की हिम्मत की तो वो बाई निंगबिंग को बेरहम होने का दोष न दे। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसा भारी रोब था जिसे टालना नामुमकिन था। हॉल में हो रही हंसी धीरे धीरे शांत हो गई। चुकाई ने पहले बाई निंगबिंग को देखा और फिर मेरी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर इतनी नफरत थी मानो उसने कोई मक्खी निगल ली हो। चूंकि बाई निंगबिंग मेरी ढाल बनी खड़ी थी, इसलिए आज वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसने दांत पीसते हुए कहा, चलो बाद में देख लूंगा। यह कहकर उसने अपने सिर से केक साफ किया और ची को खींचते हुए, जो अभी भी बुरी तरह रो रहा था, बिना पीछे देखे बाहर चला गया। एक शानदार प्रपोजल की रस्म पूरी तरह से एक मजाक बनकर रह गई थी। यह महफिल अब आगे नहीं चल सकती थी। मेहमान एक एक करके समूहों में जाने लगे। जाते जाते वे मुझ पर एक नजर डालना नहीं भूल रहे थे। उनकी आंखों में अजीब और मिले जुले भाव थे। मैं बाई निंगबिंग के पीछे पीछे होटल से बाहर आया और गाड़ी में बैठ गया। बाई निंगबिंग ने मुझे 350 मिलियन का चेक थमा दिया। आज तुम्हारा काम मेरी उम्मीदों से कहीं बेहतर था। मैंने चेक लिया और सीटी बजाई। यह ज्यादातर इसलिए हुआ क्योंकि छोटे मालिक चुने बहुत अच्छा साथ दिया। उनका सिर एकदम निशाने पर था। उस वार की आवाज बहुत ही सुकून देने वाली थी। निंगबिंग ने गाड़ी चालू की। वह मुस्कुराई नहीं, बस सामने देखती रही। तभी उसने अचानक कहा, जिबाचुआंग, आज तुमने चुकाई को पूरी तरह से अपना दुश्मन बना लिया है। वह इस बात को इतनी आसानी से नहीं भूलेगा। मुझे पता है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार मेरे पीछे आप खड़ी हैं, मैंने बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में कहा। बाई निंगबिंग ने मेरी तरफ देखने के लिए सिर घुमाया। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है। अगर मैं आप पर भरोसा नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? मैंने चेक अपनी जेब में रख लिया। इस वक्त हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। जी हाँ।
अगर मैं डूबा तो जाहिर है कि आप भी पानी के कुछ घूंट तो पी ही लेंगी। बाई निंगबिंग खामोश रही। गाड़ी तेजी से दौड़ती रही। खिड़की से बाहर रात का नजारा तेजी से पीछे छूटता जा रहा था। काफी देर बाद मैंने उसे दबी आवाज में जिबाचुआंग को कोसते हुए सुना, तुम सचमुच एक पागल इंसान हो। मैंने गर्व से जवाब दिया, इस तारीफ के लिए धन्यवाद। चुकाई के प्रपोजल को खराब करने के बाद मुझे कुछ दिनों तक चैन और सुकून मिला। हर दिन मैं जी वैगन लेकर बाजार से सब्जी लाता और फिर घर पर रहकर गेम खेलता। मेरी जिंदगी किसी स्वर्ग जैसी हो गई थी। जिबादा मुझसे मिलने कुछ बार आया। हर बार वह झूठी चिंता जताते हुए मुझसे हालचाल पूछता और धीरे से इशारा करता कि मैं उसे भी बाहर घुमाने ले चलूं ताकि वह मुझसे कुछ पैसे ऐंठ सके, पर मैंने हर बार उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज जब मैं पड़ोस के बूढ़े झांग के साथ चीनी शतरंज खेल रहा था, तभी बाई निंगबिंग का फोन आया। अभी के अभी मेरे घर आओ। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा परेशान लग रही थी। बड़ी मुसीबत आ गई है, बहुत बड़ी मुसीबत। मेरा परिवार यहाँ आया हुआ है। मैंने फोन काटा और बूढ़े झांग को शह और मात दी। फिर अपनी जी वैगन उठाई और सीधे बाई निंगबिंग के घर की तरफ गाड़ी भगा दी। वह एक बहुत ही आलीशान विला कॉम्प्लेक्स में रहती थी, जहाँ की सुरक्षा किसी सैन्य अड्डे जैसी कड़ी थी। गार्डों ने मुझे बाई निंगबिंग का नाम बताने के बाद ही अंदर जाने दिया। बाई निंगबिंग का विला बहुत विशाल था, जिसमें एक सुंदर बगीचा भी बना हुआ था। आंगन में एक शानदार स्विमिंग पूल भी था। जब मैं अंदर पहुंचा तो वहां का लिविंग रूम पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो बहुत प्रतिष्ठित लग रहा था, शायद वह बाई निंगबिंग के पिता थे। एक अधेड़ उम्र की महिला जिसने खुद को बहुत सहेज रखा था, वह लगातार आहें भर रही थी और विलाप कर रही थी। शायद वह उसकी माँ थी। उनके बगल में एक नौजवान बैठा था जो लगभग 27-28 साल का होगा और काफी सलीके से तैयार था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी और चालबाजी साफ झलक रही थी। बाई निंगबिंग सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे के भाव अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे अंदर आते देख सभी की नजरें तुरंत मुझ पर टिक गई। क्या यही वो बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। उनकी आवाज में गूंज थी और ऐसा रोब था मानो वो दूसरों पर हुक्म चलाने के आदी हो। बाई निंगबिंग ने हाँ में सिर हिलाया। मम्मी पापा भाई, मैं इनसे आपका परिचय कराती हूँ। यह मेरा बॉयफ्रेंड है, जिबाचुआंग। मैंने उनका अभिवादन करते हुए एक मुस्कान दी। नमस्ते मिस्टर और मिसेस बाई। नमस्ते भाई साहब। किसी ने भी मेरे नमस्ते का जवाब देना ठीक नहीं समझा। उसकी माँ ने मुझे सिर से पैर तक घूरा। उनकी नजरें किसी एक्सरे मशीन जैसी थीं। नौजवान, तुम्हारा परिवार गुजारे के लिए क्या करता है? मेरे माता पिता आम मजदूर हैं आंटी जी। वे अब रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, उन्होंने इस शब्द को लंबा खींचा। उनके लहजे की निराशा पूरी तरह से साफ झलक रही थी। और तुम फिलहाल कहाँ काम कर रहे हो? मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, मैं फिलहाल बेरोजगार हूँ। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, लिविंग रूम का माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। उसके भाई ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, एक बेरोजगार आवारा निंगबिंग, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें दुनिया भर में बॉयफ्रेंड बनाने के लिए यही लड़का मिला था? बाई यांग, अपनी जबान को लगाम दो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? बाई यांग ने हाथ फैलाते हुए कहा, एक कौड़ी का आवारा लड़का जिसके पास ना कोई काम है और ना ही कोई पहचान। तुम्हें क्या लगता है कि वह यहाँ किस लिए आया है? क्या तुम्हें खुद इस बात का एहसास नहीं है? तुमने बाई परिवार का नाम पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया है। मेरा काम क्या है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। दोनों भाई बहन को आपस में बुरी तरह उलझते देख उनके पिता आखिरकार बोल पड़े, सब चुप हो जाओ। उन्होंने मेज पर अपना हाथ जोर से दे मारा। लिविंग रूम में एक पल में सन्नाटा छा गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी नजर बाज जैसी तेज थी। जिबाचुआंग है ना? तुम चाहे जो भी हो या मेरी बेटी के करीब आने के लिए जो भी हथकंडे अपना रहे हो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। उन्होंने जेब से चेकबुक निकाली, उस पर कुछ आंकड़े लिखे, उसे फाड़ा और मेज पर उछाल दिया। यह रहे 3.5 बिलियन। इसे लो और यहाँ से चले जाओ। फिर कभी मेरी बेटी के सामने अपना चेहरा मत दिखाना। सच कहूँ तो फिर से वही जाना पहचाना नाटक। मेज पर रखे चेक को देखकर मेरा मन ललचा गया था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। बाई निंगबिंग के चेहरे के भाव बहुत उलझे हुए थे। घबराहट, चिंता और एक ऐसा भाव जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। लिविंग रूम में मौजूद हर कोई मुझे घूर रहा था और मेरे फैसले का इंतजार कर रहा था। मैंने चेक उठाया और सबके सामने ही उसके 2 टुकड़े कर दिए। अंकल जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं बाई निंगबिंग के साथ पैसों के लिए नहीं हूँ। बाई यांग ने ऐसा बर्ताव किया मानो उसने कोई बहुत ही मजेदार चुटकुला सुना हो। पैसों के लिए नहीं तो फिर किस लिए? उसके अच्छे स्वभाव के लिए। मुझे मत हंसाओ, मैं तुम्हारे जैसे बहुत से लोगों से मिल चुका हूँ। हाँ, यह सच है। मैंने हामी भरी, यह स्वीकार करते हुए कि मैं वाकई उसके लिए यहाँ आया हूँ। मैंने अपना सिर बाई निंगबिंग की तरफ घुमाया। मेरी नजरों में अचानक बेहद गहरा प्यार उमड़ पड़ा। मैं उससे प्यार करता हूँ, उसकी अच्छाई से प्यार करता हूँ, उसकी ताकत से। मुझे उसकी हर बात से प्यार है। मेरे दिल में उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती।
3.5 बिलियन तो छोड़िए, अगर 35 बिलियन या 350 बिलियन भी हों तो भी उसके बदले में वे कम पड़ेंगे। मैंने यह बात इतने सच्चे मन और जोश से कही कि मुझे खुद इस पर यकीन होने लगा। लिविंग रूम में एकदम सन्नाटा पसर गया। निंगबिंग के माता पिता और उसका भाई, वे सब मुझे ऐसे देख रहे थे मानो मैं कोई मानसिक मरीज हूँ। सिर्फ बाई निंगबिंग ने अपना सिर झुका रखा था, जिससे उसके चेहरे के हाव भाव नहीं दिख रहे थे, लेकिन मैं देख सकता था कि उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। मैं जानता था कि वह एक बार फिर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। पागल है, सचमुच पागल है, उसकी माँ खुद से बड़बड़ाई। उसके पिता का चेहरा अब गुस्से से कोयले की तरह काला हो चुका था। वाह, पैसों के लिए नहीं होने का क्या शानदार भाषण दिया है। वे गुस्से में हंस पड़े। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक यह नाटक जारी रख सकते हो। आज से ही मैं निंगबिंग के सारे कार्ड ब्लॉक कर रहा हूं। मैंने कंपनी में भी निर्देश दे दिए हैं कि उसके सारे मुनाफे और शेयर फ्रीज कर दिए जाएं। अब उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मैं देखना चाहता हूं कि जब बाई निंगबिंग के पास कुछ नहीं बचेगा तब भी क्या तुम्हारे जैसा बिना लालच वाला बॉयफ्रेंड उससे ऐसे ही प्यार करेगा। उनकी माँ भी आनन फानन में उनके पीछे चल दी। जाने से पहले उन्होंने मुझे एक बहुत ही तीखी और गुस्से भरी नजर से घूरा। बाई यांग ने मेरे कंधे को थपथ पाया और अपनी आवाज धीमी की। लड़के, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन मेरा सुझाव है कि समय रहते पीछे हट जाओ, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। इतना कहकर वो भी चला गया। मैं सोफे पर गिर पड़ा और राहत की सांस ली। काम पूरा हुआ। वैसे अभी मेरी एक्टिंग कैसी लगी? क्या ये ऑस्कर के लायक थी? निंगबिंग ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों के कोने थोड़े लाल थे, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान तैर रही थी। जी बाओ चुआन, तुमने मेरे लिए एक और बड़ा सिर दर्द खड़ा कर दिया है। मैंने कंधे उचकाए। खैर, ये मुसीबत तुम खुद ही लेकर आई हो। मुझे बताओ कि आगे का क्या प्लान है? क्या सचमुच तुम्हारे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है? लगभग ऐसा ही है, उसने सिर हिलाया, लेकिन उसके हाव भाव बहुत सहज थे। लेकिन मैं भूखी नहीं मरूंगी। शी रीच्ड हर हैंड आउट टुवर्ड मी। चलो चले। जनरल मैनेजर बाई आधिकारिक तौर पर कंगाल हो चुकी है। अब ये उनके पैसों के लिए साथ न रहने वाले बॉयफ्रेंड यानी तुम पर है कि उन्हें बाहर सड़क के किनारे खाना खिलाने ले जाओ। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसका बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। उसकी हथेली बहुत गर्म थी। उस दिन के बाद निंगबिंग सचमुच कंगाल हो गई। वो अपने आलीशान विला से निकलकर उस तंग और जर्जर अपार्टमेंट में आ गई जिसे मैंने किराए पर लिया था। जब जी बेचुआन ने निंगबिंग को सूटकेस खींचते हुए मेरे दरवाजे पर आते देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इसका क्या मतलब है? मैं कंगाल हो गई हूँ। बाई निंगबिंग ने ये बात ऐसे कही जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वो बस सुहाने मौसम की बात कर रही हो। फिर वो चुपचाप मेरे कमरे में रहने आ गई, जहाँ सिर्फ एक सिंगल बेड था और मैं सोफे पर सोता था। मेरा भाई पहले तो काफी उत्साहित था। उसे लगा कि उसका मौका फिर से आ गया है। हर दिन वो मेरे घर के चक्कर काटता, चाय परोसता और निंगबिंग को मक्खन लगाने की कोशिश करता। नतीजा ये रहा कि निंगबिंग ने उसे बिल्कुल भी घास नहीं डाली। उसकी लिखी हुई घिसी पिटी कविताओं को रद्दी कागज की तरह समझा गया, और जब उसने बेसुरे प्रेम गीत गाए तो निंगबिंग बस अपने हेडफोन लगा लेती। कुछ ही दिन बीते थे कि जी बैचुआन का नाजुक दिल चूर चूर हो गया। आखिरकार उसने हकीकत का सामना किया और बिना किसी सीईओ वाले रॉब के वहां से खिसक गया। बाई निंगबिंग जैसे पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो कार्टून वाले पायजामे पहनती और टीवी के रिमोट के लिए मुझसे लड़ती थी। अगर मैं गेम खेलने में इतना व्यस्त रहता कि उस पर ध्यान न देता तो वो चुपके से मेरे इंटरनेट की केबल निकाल देती, और जब मैं खाना पकाने में व्यस्त होता तो वो पीछे से दबे पांव आती और मेरे काटे हुए खीरे चुरा लेती। अब वो पहले जैसी घमंडी आइस क्वीन नहीं रही थी, बल्कि एक मिलनसार रूममेट जैसी लग रही थी। एक ऐसी रूममेट जो थोड़ी तंग तो करती थी पर बुरी नहीं लगती थी। उस रात मैंने आधी रात तक गेम खेला। मैं पानी लेने के लिए लिविंग रूम में गया तो देखा कि निंगबिंग बालकनी में अकेली बैठी रात के नजारे को खाली आंखों से निहार रही थी। मैं उसके पास गया और उसे एक बियर थमा दी। कुछ सोच रही हो क्या? उसने बियर ली और एक घूंट भरकर कहा, कुछ नहीं, मुझे बस लगता है कि अभी सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा, तुम इस मुसीबत में फंसी हो जहाँ न पैसे हैं, न रहने को आलीशान घर, और हर दिन तुम्हें मेरे जैसे एक बेरोजगार के साथ एक ही छत के नीचे गुजारा करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत राहत देने वाला है। उसने अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अब मुझे कोई दिखावा नहीं करना पड़ता। मुझे अब उन चिड़चिड़े लोगों और पेचीदा कामों से नहीं निपटना पड़ता। सालों बाद मैं इस तरह सुकून महसूस कर पाई हूँ। वो अचानक मुस्कुराई। जी बाओ चुआन, तुम्हें पता है मेरे पिता का मेरी संपत्ति जब्त करना? सच तो ये है कि मुझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो मेरी निजी इन्वेस्टमेंट फर्म को छू तक नहीं सकते। मैं दंग रह गया। तो फिर तुम यहाँ रहने क्यों आई? क्योंकि मुझे लगा कि ये दिलचस्प होगा। मैं देखना चाहती थी कि जो लड़का बार बार कहता है कि वो पैसों के लिए ये सब नहीं कर रहा, वो तब क्या करेगा जब मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। और नतीजा क्या रहा?
नतीजा ये है कि तुम मेरी सोच से भी ज्यादा बदतमीज निकले। उसने मुझे घूर कर देखा। लेकिन तुम मेरी उम्मीद से थोड़े ज्यादा भरोसेमंद भी हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक बियर खोली और एक घूंट लिया। रात की हवा थोड़ी ठंडी थी, जो हमें बहुत सुहानी लग रही थी। जी बाओ चुआन, उसने अचानक मेरा नाम पुकारा। हाँ, चलो इस झूठे रिश्ते को सच बना लेते हैं। मैंने पी हुई बियर का घूंट बाहर थूक दिया। मैं बुरी तरह खांसने लगा। मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया। तुमने क्या कहा? मुझे लगा कि मैंने गलत सुना है। मैंने कहा कि चलो सच में साथ हो जाते हैं। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में गजब की गंभीरता थी। कोई नाटक नहीं, कोई व्यावसायिक सौदा नहीं, बल्कि मेरा असली बॉयफ्रेंड बनना। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। मुझे मानना पड़ेगा कि वो बेहद खूबसूरत थी। साथ रहने के दौरान मेरे मन में सचमुच उसके लिए कुछ अलग भावनाएं जागने लगी थीं, लेकिन वो बस थोड़ी सी ही थीं। हम दोनों दो अलग अलग दुनिया के थे। वो आसमान की उड़ती हुई फीनिक्स थी और मैं बस एक साधारण इंसान। तुम नशे में हो। मैंने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया कि आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं हुई। मैं नशे में नहीं हूँ, मैं पूरी तरह होश में हूँ। जी बाओ चुआन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे तुम्हारा असली अंदाज पसंद है। मुझे पसंद है कि तुम कभी नियमों के दायरे में नहीं बंधते, और मुझे तुम्हारा लोगों को तंग करने का तरीका भी पसंद है। तुम्हारे साथ होने पर आखिरकार मुझे खुद के जिंदा होने का एहसास होता है, सिर्फ पैसे छापने वाली मशीन नहीं। उसकी बातें मेरे दिल की शांत झील में फेंके गए पत्थर की तरह थी, जिसने एक के बाद एक कई लहरें उठा दी। मैं मानता हूँ कि मेरे दिल की धड़कन थमसी गई थी, लेकिन दिमाग ने कहा नहीं। हमारे बीच का वो कॉन्ट्रैक्ट और उस नियम के तहत उससे सचमुच प्यार करने की मनाही अभी भी वहीं थे। मैंने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। किस तरह से? हर तरह से। तुम अमीर हो और मैं बस एक बहुत ही गरीब मामूली सा इंसान। तुम अपनी आलीशान सड़क पर चलो और मैं अपनी तंग पगडंडी पर। हम दो अलग अलग दुनिया के हैं। पैसा कोई समस्या नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान है। मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत गंभीरता से बात की। सुनो, मैं पैसों के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकता हूँ, लेकिन पैसों के लिए सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे खुद से नफरत हो जाएगी। बाई निंगबिंग चुप हो गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए निराशा की झलक दिखाई दी, लेकिन वो जल्दी ही समझदारी के भाव में बदल गई। मैं समझ गई। अचानक ये सब कहने के लिए माफी चाहती हूँ। इतना कहकर वो मुड़ी और अपने कमरे में वापस चली गई। मैं बालकनी में अकेला बैठा रहा और बची हुई बियर एक ही घूंट में खत्म कर दी। मुझे अपने अंदर एक बहुत बड़ा खालीपन महसूस हुआ। अगली सुबह बाई निंगबिंग बहुत जल्दी उठ गई। जब तक मैं हड़बड़ाकर सोफे से उठा, वो पहले ही पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। वो फिर से अपने पुराने रूप में थी, एक रौबदार सीईओ वाले रूप में। मुझे वापस कंपनी जाना होगा। मेरे पिता आखिरकार पीछे हट गए हैं। हाल ही में मुझे यहाँ रहने देने के लिए धन्यवाद। उसका लहजा फिर से उसी दूरी और औपचारिकता वाले अंदाज में आ गया था जैसा शुरुआत में था। अच्छा, मैंने मन में थोड़ी बेचैनी महसूस करते हुए जवाब दिया। वो दरवाजे पर रुक गई। जी बाओ चुआन, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लागू है। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी और भुगतान भी पहले जैसा ही रहेगा। इतना कहकर वो चली गई। दरवाजा एक क्लिक के साथ बंद हो गया, मानो उसने हमारे बीच पनपने लगी किसी नई भावना को बाहर ही बंद कर दिया हो। जी बेचुआन ठीक खाने के समय आ पहुंचा, और जब उसने देखा कि बाई निंगबिंग वहां नहीं है तो उसका चेहरा निराशा से भर गया। क्या देवी चली गई? हाँ, मैं नूडल्स बना रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने तुरंत कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, एक फीनिक्स भला कभी मुर्गियों के दड़बे में रह सकती है। वो पास झुका और शरारत से पूछा, है जब वो गई तो क्या उसने तुम्हें कोई ब्रेकअप फीस या ऐसा कुछ दिया? मैंने नूडल्स निकाले और उस पर सॉस डाला, उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? उसने मेरे बदले हुए मूड को भांप लिया था। क्या तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ तो उसने तुम्हें डंप कर दिया? मैंने अपनी चॉपस्टिक्स जोर की आवाज के साथ मेज पर पटक दी। क्या तुम मेरे लिए कुछ बेहतर नहीं मांग सकते? जिबादा मेरे अचानक चिल्लाने से चौंक गया और दूसरा शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। मैंने अपना कटोरा उठाया और नूडल्स की चुस्की ली। स्वाद औसत सा था, बस थोड़ा ज्यादा नमकीन, शायद इसलिए क्योंकि मेरी आंखों के आंसू उसमें गिर गए थे। मैं आखिर सोच क्या रहा हूँ? नूडल्स खत्म करने के बाद मैंने अपने भाई को कल रात के बारे में बताया। जिबादा ने सुना और बहुत देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर उसने जोर से अपनी जांघ पर तमाचा मारा और मुझे ऐसे देखने लगा मानो मैं कोई महामूर्ख हूँ। जिबाचुआंग, अरे ओ जिबाचुआंग, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? 35 ट्रिलियन की मालकिन ने तुम्हें खुद प्रपोज किया और तुमने उसे ठुकरा दिया। किस लिए?
अपनी उस फालतू ईगो के लिए जो एक धेले की भी नहीं है। तुम नहीं समझोगे, मैं यकीनन नहीं समझूंगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुमने 350 बिलियन गवा दिए। वह ऐसे दिख रहा था मानो उसे शारीरिक दर्द हो रहा हो। तुम्हें बस हाँ में सिर हिलाना था और फिर बाकी की पूरी जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि अगले जन्म तक के लिए भी तुम्हें कोई चिंता नहीं रहती। तुम आखिर किस बात की चिंता कर रहे हो? अपनी औकात की, जबकि उसे खुद इसकी परवाह नहीं थी। तुम किस बला की फिक्र कर रहे हो? उसे अभी परवाह नहीं है, लेकिन बात का क्या, जब वह शुरुआती दौर खत्म होगा तो उसे एहसास होगा कि मैं उसके स्तर का नहीं हूँ। तब मैं क्या करूंगा? बस कुत्ते की तरह लात खाकर बाहर निकाले जाने का इंतजार करना। और अगर उसने तुम्हें बाहर निकाल भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? जिबा चुआंग, जोर से सोचो। किसी अमीर औरत द्वारा छोड़े जाना शर्म की बात नहीं है। कम से कम तुम्हें अपनी शान का वो पल तो नसीब होता। लेकिन अपनी हालत तो देखो, अपनी उस फटी पुरानी ईगो से चिपके हो। अंत में तुम आज भी वही एक कंगाल लूजर ही रहोगे, है ना? तो जाओ वही अपने 21,000 वाले घटिया नूडल्स खाओ। मैं उसकी बातों से निरुत्तर रह गया, क्योंकि वह जो कह रहा था सब सच था। जिबा चुआंग, जिबादा की आवाज थोड़ी नरम पड़ी। सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम स्वाभिमानी हो, लेकिन जिंदा रहने के लिए तुम्हें हकीकत का सामना करना होगा। हमारी हैसियत को देखते हुए बाई निंगबिंग जैसी किसी के साथ मौका मिलना हमारे पूर्वजों का कोई चमत्कार ही है। अगर तुमने इसे गंवा दिया तो यह हाथ से निकल जाएगा। खैर छोड़ो, इस पर गौर से सोचना। अगर तुम समझ जाओ तो माफी मांगो और उसे वापस पालो। थोड़ी सी बेशर्मी करने से तुम मर नहीं जाओगे। इतना बोलकर उसने बर्तन साफ किए और उन्हें धोने के लिए किचन में ले गया। मैं बहुत देर तक लिविंग रूम में स्तब्ध बैठा रहा। क्या वह सही था? शायद, लेकिन मेरे दिल की गहराई से एक आवाज कह रही थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं गरीब रह सकता हूँ, मैं निकम्मा हो सकता हूँ, लेकिन अपने उसूल नहीं खो सकता। बाई निंगबिंग और मेरी शुरुआत एक बिजनेस ट्रांजैक्शन से हुई थी। अगर मैं अब उसके साथ रहने के लिए मान जाता तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए उसी ट्रांजैक्शन के ठप्पे में फंसा रहता। मैं ऐसा नहीं चाहता था। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। बाई निंगबिंग का मैसेज था, आज रात 7 बजे उसी होटल में पहुंचो जहां पिछली चैरिटी पार्टी हुई थी। वहां एक बैंक्वेट है, वहां जोकाई भी होगा। उसने मेरी कंपनी के खिलाफ कुछ नकारात्मक सबूत जुटा लिए हैं और वह पार्टी में इसका पर्दाफाश करने की योजना बना रहा है। वही पुराने नियम, इसे संभालो। मैंने मैसेज पढ़ा और फीकी हंसी हंस दी। देखा, आखिरकार हमारे बीच भी बस एक ट्रांजैक्शन ही तो है। जब मैं होटल पहुंचा तो बाई निंगबिंग पहले से ही गेट पर मेरा इंतजार कर रही थी। वह फिर से अपने उसी ठंडे और अहंकारी व्यक्तित्व में लौट आई थी। मुझे देखकर उसने बस मामूली सा सिर हिलाया। माहौल थोड़ा अजीब सा था। चलो, उसने कहा। उसने मेरा हाथ थामा और खामोशी तोड़ते हुए आगे बढ़ी। उसका हाथ बहुत ठंडा था। बैंक्वेट हॉल शोर शराबे और गहमागहमी से भरा हुआ था। जैसे ही हम अंदर गए, हमने काफी लोगों का ध्यान खींचा। पिछली पार्टी वाली केक की घटना ने मुझे और बाई निंगबिंग को इन गलियारों में मशहूर कर दिया था। जोकाई ने भी हमें देख लिया। वह एक भीड़ से घिरा था जो उसे टोस्ट ऑफर कर रही थी। जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में नफरत एकदम साफ दिख रही थी। उसने अपनी वाइन का ग्लास पकड़ा और हमारी तरफ चल दिया। अरे तो ये रही सीईओ बाई और उनका रखा हुआ बॉयफ्रेंड। तो क्या पिछली बार वाला केक तुम्हारे स्वाद के मुताबिक था? उसके आसपास के लोग जोर से हंस पड़े। वह ठीक था, मैंने बिल्कुल भावहीन होकर कहा, बस थोड़ा ज्यादा मीठा था। अगली बार मेरा सुझाव है कि तुम फ्रूट फ्लेवर ट्राई करो, कुछ ताजगी के लिए। जोकाई का चेहरा गुस्से से तंग गया। लड़के, ज्यादा होशियार मत बन, वह मेरे कान के पास झुककर बोला। पिछली बार बाई निंगबिंग तुम्हें बचा ले गई थी। आज मैं पक्का कर दूंगा कि तुम खड़े भी ना हो पाओ। तुम्हें स्ट्रेचर पर बाहर ले जाना पड़ेगा। मंजूर है, मैंने सिर हिलाया। लेकिन निकलने से पहले क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैंने अभी तक रात का खाना नहीं खाया है। इतना कहकर मैंने उसे अनदेखा किया और सीधे बुफे की तरफ बढ़ गया। बाई निंगबिंग भी पीछे आई। उसकी परवाह मत करो, वह एक पागल कुत्ते की तरह है, मैं जानता हूँ। मैंने एक प्लेट उठाई और सालमन का एक टुकड़ा काटा। वह तुम्हें टारगेट कैसे करने वाला है? उसने मेरी कंपनी के एक वीपी को घूस देकर फर्जी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करवाई है। वह इसे बैंक्वेट में इस्तेमाल करना चाहता है ताकि सबके सामने यह कह सके कि मेरी कंपनी हेराफेरी कर रही है, जिससे मेरे स्टॉक के दाम गिर जाएं। तो तुम्हारी कंपनी की असली रिपोर्ट कहाँ है? वह मेरे असिस्टेंट के पास है, लेकिन मैं अभी उससे संपर्क नहीं कर पा रही। बाई निंगबिंग की भौहें तन गई। मुझे शक है कि उसे जोकाई के आदमियों ने हिरासत में ले लिया है, तो हमें अब वक्त खरीदना होगा और फिर अपने असिस्टेंट को ढूंढना होगा। बिल्कुल सही। मैंने सालमन का एक टुकड़ा मुंह में ठूंसा और चबाया। इस काम के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। बाई निंगबिंग ने मुझे एक नजर देखा। उसकी आंखों के भाव बेहद उलझे हुए थे। 700 मिलियन की डील। जब हम बात कर रहे थे, जोकाई स्टेज पर चढ़ गया और माइक हाथ में लिया। आदरणीय मेहमानों और दोस्तों, आप सभी को शुभ संध्या। कमरे में सन्नाटा छा गया और हर किसी ने उसकी तरफ देखा। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मैं इस मौके का फायदा उठाकर किसी का असली चेहरा बेनकाब
खराब करना चाहता हूँ। उसने सीधा निशाना बाई निंगबिंग पर साधा। बाई निंगबिंग, बाहर से तुम एक ग्लैमरस आयरन लेडी हो, लेकिन पर्दे के पीछे तुम गंदे तरीके अपना रही हो, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में हेराफेरी कर रही हो, शेयर धारकों को धोखा दे रही हो और मुनाफा अपनी जेब में डाल रही हो। साथ ही उसने अपने हाथ में दस्तावेजों का एक ढेर लहराया। मेरे पास तुम्हारी कंपनी की लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट यही मौजूद है। साफ लिखा है कि तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो चुकी है और बर्बादी की कगार पर है। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा हॉल शोर से गूंज उठा। कमरे में मौजूद हर एक की नजर बाई निंगबिंग की तरफ मुड़ गई। बाई निंगबिंग का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। जोकाई, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं इल्जाम लगा रहा हूँ या नहीं, हर कोई जल्द ही खुद अपनी आंखों से देख लेगा। जोकाई ने उपहास किया और दस्तावेजों को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की तैयारी करने लगा। स्थिति गंभीर थी। मैंने स्टेज पर जोकाई को देखा और फिर बाई निंगबिंग को देखा, जिसके हाथ मेरे बगल में बर्फ की तरह ठंडे हो गए थे। मुझे पता था कि अब मेरा कदम उठाने का समय आ गया है। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया मैं 100 मीटर की रफ्तार से भागकर स्टेज पर चढ़ गया। मैंने जोकाई के हाथ से माइक छीन लिया। पूरे हॉल की नजरें एक बार फिर मुझ पर टिक गईं। जोकाई ने माइक वापस छीनने के लिए छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे एक लात मारी और वह दूर जा गिरा। मैंने स्टेज के नीचे मौजूद भीड़ को देखा। मैंने अपना गला साफ किया और कहा, दोस्तों, छोटे मालिक जो ने अभी जो कहा उस पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। क्यों? नीचे से किसी ने चिल्लाकर पूछा। क्योंकि मैंने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से चिल्लाया, क्योंकि वह मुझसे एक तरफा प्यार करता है। वह यह सब सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा है। बदला, क्योंकि मैंने उसकी पसंद की औरत को चुरा लिया है। बाई निंगबिंग, उसका प्यार नफरत में बदल गया। चूंकि वह मुझे पा नहीं सकता, इसलिए वह मुझे बर्बाद करना चाहता है। क्या आप सबको नहीं लगता कि वह बहुत ही घटिया इंसान है? सब के सब दंग रह गए। चू काई भी सदमे से सुन्न पड़ा था। वो जमीन पर पड़ा मेरी तरफ उंगली दिखा रहा था। उसका मुंह काफी देर तक खुला रहा, पर एक शब्द भी बाहर नहीं निकला। मैंने उसे देखा और मेरी नजरें अचानक बेहद दुखी और तरस से भर गईं। काई, मैंने बड़े दुख भरे लहजे में कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन भावनाएं जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मेरे पास पहले से ही निंगबिंग है। अब हम दोनों के बीच कुछ भी मुमकिन नहीं। कृपया इसे जाने दो। इतना बोलने के बाद मैंने उसे एक दिलफेंक आंख भी मारी। चूकाई की आंखें फटी की फटी रह गई और वो गुस्से से पागल होकर वही बेहोश हो गया। चूकाई को उसके आदमी आनन फानन में उठाकर ले गए। कॉर्पोरेट की एक सोची समझी साजिश को मैंने बेहद अजीब तरीके से नाकाम कर दिया। जाहिर है दावत जारी नहीं रह सकती थी। बाई निंगबिंग मुझे सबके देखते ही देखते सीढ़ियों के नीचे ले गई और हम वहां से निकल गए। जैसे ही हम कार में बैठे, वो स्टीयरिंग व्हील पर झुक गई और इतना हंसी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। जी बाओचुआन, तुम वाकई एक जीनियस हो। वो इतनी जोर से हंस रही थी कि उसकी सांसें तक फूल गईं। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। तुम्हें ऐसी जबरदस्त चाल सूझी कैसे? इसे कहते हैं उसी की दवा उसी को देना। मैंने शांति से अपनी सीट बेल्ट लगाई। क्या उसे मुझ पर कीचड़ उछालना पसंद नहीं था? मैंने भी उस पर कीचड़ की पूरी बाल्टी पलट दी जिसे वो कभी नहीं धो पाएगा। कल सुबह से ये अफवाह कि चू परिवार के सबसे बड़े बेटे को अपने प्रतिद्वंद्वी से एक तरफा प्यार है और उसने जलन में आकर ये स्कैंडल खड़ा किया, ये मसालेदार, ये ड्रामा पूरे हाई सोसाइटी में फैल जाएगा। चू काई अब कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। लेकिन मेरे असिस्टेंट का क्या? बाई निंगबिंग ने आखिरकार हंसी रोककर मुख्य मुद्दे को याद किया। चिंता मत करो। मैंने अपना फोन निकाला और जिबादा को फोन किया। हेलो भाई, मैंने काम कर दिया। क्या वो सुरक्षित मिल गया? बिल्कुल सही सलामत, एक बाल भी बांका नहीं हुआ। उससे पहरे में रखने वाले उन गुंडों को 3 मिनट से भी कम समय में निपटा दिया। सही बात है, स्टेज पर भागने से पहले ही मुझे पता मिल चुका था जहां निंगबिंग के असिस्टेंट को कैद रखा गया था और मैंने वो पता अपने भाई को भेज दिया था। मेरा भाई भले ही आमतौर पर भरोसेमंद ना हो, लेकिन लड़ाई के मामले में वो असली खिलाड़ी है। वो पुराने दिनों में गलियों का पक्का लड़ाका रहा है। बाई निंगबिंग ने फोन पर आवाज सुनी और हैरान होकर मुझे देखने लगी। तुमने ये सब कब किया? ठीक उसी वक्त जब तुमने मुझे हालात के बारे में बताया, मैंने सब तय कर लिया था। मैंने फोन काट दिया। मैं आगे से मोर्चा संभाले हुए था, जबकि मेरे भाई ने पीछे से हमला किया। अपनी शक्तियों को बांटने से ही हमें बेहतरीन नतीजे मिले। निंगबिंग मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में पहली बार सच्ची तारीफ झलक रही थी। जी बाओचुआन, मुझे एहसास हुआ है कि मैं अभी भी तुम्हें कम आंक रही थी। खैर, अब भी देर नहीं हुई है। याद रखना, वो 70 करोड़ मेरे कार्ड में ट्रांसफर कर देना। साथ ही मेरे भाई ने भी इस बार मेहनत की है, तो शायद तुम्हें उसे भी थोड़ा बोनस देना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है ना? उसने गाड़ी स्टार्ट की। उसके लहजे में हल्की सी मुस्कुराहट थी। तुम्हें जितना चाहिए मैं उतना दे दूंगी। कार रात के सन्नाटे में आसानी से दौड़ रही थी। अंदर मधुर संगीत बज रहा था।
हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माहौल अब वैसा अटपटा नहीं था जैसा हमारे आने पर था। काफी देर बाद उसने अचानक बात छेड़ी। हे जी बाओ चुआन, शुक्रिया। इसमें शुक्रिया क्या, अपनी तनख्वाह के लिए काम कर रहा हूँ। वो एक पल के लिए खामोश रही, फिर बोली, सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि उस दिन मेरे घर पर जो हुआ उसके लिए भी। शुक्रिया कि तुमने वो 350 करोड़ नहीं लिए, वो तो बस मेरा बेवकूफी भरा फैसला था। मैंने खुद पर ताना मारते हुए हंसी। अगर ये आज हुआ होता तो मैं पक्का पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाता। तुम ऐसा नहीं करते, उसने मजबूती से कहा। तुम उस तरह के इंसान नहीं हो। मैंने आंखें खोलकर खिड़की से गुजरती शहर की रोशनियों को देखा। मैं उस तरह का इंसान हूँ या नहीं, इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। अगले दिन मैं उन गलियारों में एक किंवदंती बन चुका था। सब जानते थे कि बाई निंगबिंग की तरफ एक आदमी था जिसका नाम जी बाओ चुआन था। बैकग्राउंड का पता नहीं, जो बेलगाम हरकतें करता है और सिर्फ अपनी बातों से ही, जो परिवार के बड़े बेटे को गुस्से से बेहोश कर देता है। कुछ ने कहा कि मैं बाई निंगबिंग का खिलौना हूँ, कुछ ने कहा कि मैं उसके द्वारा बुलाया गया कोई गुप्त हथियार हूँ। बाकियों ने तो ये भी दावा किया कि मैं दरअसल किसी छिपे हुए ताकतवर खानदान का वारिस हूँ जो बाहरी दुनिया को अनुभव करने आया है। अफवाहें दिन ब दिन और जंगली होती जा रही थी। मेरे भाई जी बादा ने बॉस बाई के असिस्टेंट को सफलतापूर्वक बचाने के लिए बाई निंगबिंग से 35.5 करोड़ का बोनस पाया। अब जिस तरह वो मुझे देखता है वो किसी भगवान को देखने से कम नहीं है। तुम सचमुच हमारे जी परिवार का मान हो। उसने पैसों को थामे हुए कान तक चौड़ी मुस्कान बिखेरी। अब से मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगा, ठीक है? मैंने उसकी बातें अनसुनी कर दी क्योंकि मैं कॉल्स लेने में व्यस्त था। मेरा फोन मानो फटा जा रहा था। सभी कॉल उन नंबरों से थे जिन्हें मैं नहीं पहचानता था, लेकिन वे सभी रईस लोग थे। हेलो, क्या ये मिस्टर जी बाओ चुआन है? मैं डैक्सियन ग्रुप का बॉस ली बोल रहा हूँ। मैं आपसे किसी काम के लिए मदद मांगना चाहता हूँ। कीमत पर बातचीत हो सकती है। हेलो मिस्टर जी, मैं मिसेज वांग बोल रही हूँ। मुझे शक है कि मेरे पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप बीच में पड़े और उनकी इस छोटी सी अय्याशी को बर्बाद कर दें। तब जाकर मुझे समझ आया, उस लड़ाई ने मुझे सिर्फ मशहूर ही नहीं बनाया, उसने मुझे एक सनसनी बना दिया। ऐसा लगता है कि मैंने गलती से बिजनेस का एक बिल्कुल नया क्षेत्र खोल दिया है। पेशेवर ट्रबल शूटर, जो अमीरों को उन उलझनों को सुलझाने में मदद करता है जिसे वे खुद नहीं संभाल सकते। मैंने अनजाने कॉल्स की बाढ़ को देखा, फिर बैंक बैलेंस को देखा जिसमें 70 करोड़ दिखाई दे रहे थे जो बाई निंगबिंग ने अभी ट्रांसफर किए थे। मुझे अचानक लगा कि ये जर्जर अपार्टमेंट मेरी मौजूदा नेटवर्थ के हिसाब से काफी छोटा लगने लगा है। मैंने एक अच्छा सा ऑफिस स्पेस किराए पर लिया। वो बहुत बड़ा नहीं था, पर लोकेशन एकदम प्राइम थी। मैंने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। एक कंपनी जिसका नाम बहुत सरल और सीधा था, द ट्रबल डिस्ट्रॉयर कंसल्टिंग कंपनी। शुरुआती दिन पर हम सिर्फ 2 भाई ही थे। मैं कंपनी का सीईओ और मुख्य ट्रबल शूटर हूँ। मेरा भाई जी बादा सुरक्षा प्रमुख और कंपनी का ड्राइवर है। बाई निंगबिंग ने फूलों का एक गुलदस्ता भेजा। कार्ड पर लिखा था, ग्रैंड ओपनिंग, धन की वर्षा हो आपके नंबर 1 क्लाइंट की तरफ से। हे छोटे भाई, क्या हमारी ये कंपनी वाकई चल पाएगी? जी बादा ने खाली ऑफिस के चारों ओर देखा। वो थोड़ा घबराया हुआ था। चिंता मत करो, मैं नई खरीदी हुई एग्जीक्यूटिव कुर्सी पर बैठा और टांगों पर टांग रखकर बैठ गया। हम हाई एंड मार्केट की तरफ देख रहे हैं। हमें ज्यादा बिक्री की जरूरत नहीं है। एक बड़ा काम हमें 3 साल तक खिला सकता है। मेरे इतना कहते ही ऑफिस का दरवाजा खुला। एक महिला जो बेहद आकर्षक ढंग से तैयार थी और गहनों से लदी हुई थी, मटकते हुए अंदर आई। माफ कीजिए, क्या ये ट्रबल डिस्ट्रॉयर है? ऑफिस जी बादा और मैंने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में उत्साह साफ दिख रहा था। हमारा पहला असली बिजनेस डील आ पहुंचा है। मैंने उसे बैठने का इशारा किया। बिल्कुल सही। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस तरह की मुसीबत का सामना कर रही हैं? महिला बैठ गई और तुरंत अपनी कहानी सुनाते हुए सिसकने लगी। मेरे पति का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। वो छोटी सी चुड़ैल मुश्किल से 20 साल की होगी, बस एक कॉलेज स्टूडेंट है। मेरे पति उसके इतने दीवाने हो गए हैं कि उन्होंने होश खो दिया है। वो अब घर आने से मना करते हैं और यहाँ तक कि मुझसे तलाक की मांग भी कर रहे हैं। तो आप असल में हमसे क्या करवाना चाहती है? मैं चाहती हूँ कि उस घर तोड़ने वाली का मान सम्मान पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाए। उसे अपनी मर्जी से मेरे पति को छोड़ने पर मजबूर कर दो। ये काफी आसान है। मैंने सिर हिलाया। हालांकि हमारी सर्विस फीस मुसीबत की जटिलता पर निर्भर करती है। आपका केस फैमिली एथिक्स कैटेगरी में आता है। शुरुआती कीमत 17.5 करोड़ है। कोई बात नहीं, बस आप इसे सुलझा दें। पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। उसने तुरंत मौके पर ही 70 करोड़ की एडवांस रकम चुका दी। उस महिला के जाते ही जिबादा उत्तेजित होकर अपने हाथ मलने लगा। भाई, 1 बिलियन।
750 मिलियन, अब तो हम माला माल हो जाएंगे। शांत रहो, मैंने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। यह तो बस शुरुआत है, जाओ और पता लगाओ उस छात्रा के बारे में, जो कुछ भी मिल सके सब लेकर आओ। जिबादा बहुत तेजी से काम कर रहा था, सिर्फ आधे दिन में ही वह सारी फाइलें ले आया। उसका नाम ली है, ली जो फिल्म एकेडमी की छात्रा है। वह सच में काफी खूबसूरत थी। उसे सोशल मीडिया पर अपनी सेल्फी पोस्ट करना और अपने महंगे डिजाइनर कपड़े दिखाना पसंद था, ताकि वह ऐसी अमीर लड़की दिखे जो बड़ी शांत जिंदगी जी रही हो। तो अब क्या प्लान है? स्कूल में लोगों को भेजकर तमाशा करना तो बहुत घटिया हरकत होगी। मैंने अपना सिर हिलाया। इस तरह की ग्रीन टी लड़की से निपटने के लिए जादू को जादू से ही काटना होगा। मैंने जिबादा से कहा कि एक नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाए। हमने किसी रैंडम प्लेबॉय की फोटो प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर लगा दी, एक ऐसे रहस्यमयी अमीर लड़के की छवि बनाने के लिए जो विदेश से लौटा हो और जिसके घर में मानो सोने की खान हो। फिर मैंने उस अकाउंट से ली की हर पोस्ट को लाइक करना शुरू कर दिया। मेरे कमेंट्स बिल्कुल उस ग्रीन टी अंदाज में थे। कितनी खूबसूरत हो, क्या तुम स्वर्ग से भेजी गई कोई फरिश्ता हो? अरे वो बैग, मैंने अभी पिछले महीने ही अपनी नौकरानी के लिए ऐसा एक बैग खरीदा था। जीबा ने शिकायत की कि यह काफी नहीं है, तुम्हारे अपार्टमेंट की सुरक्षा बहुत बेकार है। क्या मैं तुम्हें शहर के बीचों बीच एक विला गिफ्ट कर दूं? इसे दोस्ती की शुरुआत समझो। शुरू में तो ली ने मुझे भाव नहीं दिया और नजरअंदाज किया, लेकिन मेरे पैसे की बौछार को भला कौन झेल पाता। मैंने जिबादा से उसके लाइव स्ट्रीम में सैकड़ों मिलियन के गिफ्ट्स डलवाए। ली का रवैया तुरंत 180 डिग्री बदल गया। उसने मुझे सीधे मैसेज करना शुरू कर दिया। उसका हर एक शब्द मतलब से भरा था। मैंने कुछ दिनों तक उसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसे शहर के एक आलीशान होटल कैफे में मिलने के लिए बुलाया। हाँ, होटल के कैफे में मिलने के लिए। बेशक मैं खुद नहीं जाने वाला था, बल्कि मैंने एक एक्टर को हायर किया, 60 साल का एक गंजा बूढ़ा जिसकी तोंद निकली हुई थी। मैंने उसे किराए का डिजाइनर सूट पहनाया, नकली सोने की घड़ी बांधने को कहा और वह फोन थमाया जिसमें वह यंग मास्टर वाला अकाउंट लॉग इन था। मुलाकात वाली जगह पर जिबादा और मैं पास की दूसरी मेज पर बैठकर तमाशा देख रहे थे। ली ने एक सेक्सी स्लिप ड्रेस पहनी थी, एकदम बेदाग लग रही थी और सही वक्त पर पहुंच गई। जब उसने उस तोंद वाले बूढ़े को अपनी तरफ मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते देखा तो उसके चेहरे का भाव देखने लायक था। क्या आप ही ओशन है? ली की आवाज कांप रही थी। हाँ बेबी, मैं ही हूँ। उस बूढ़े ने अपनी आंखें सिकोड़कर मुस्कुराया। उसके झुर्रियों वाले चेहरे से पीले दांत बाहर आ गए। मैं ही तुम्हारा इकलौता ओशन हूँ। क्या मैं अपनी तस्वीरों से ज्यादा मर्दानी नहीं लग रहा? ली का चेहरा पीले से हरा पड़ गया। उसने उस बूढ़े की कलाई पर बंधी चमकती नकली घड़ी देखी। फिर उसने उसके पास रखे उस डिजाइनर पेपर बैग को देखा जिस पर बड़ा सा लोगो बना था। उसके चेहरे के भाव ऐसे बिगड़ गए मानो उसे 10 दिनों से कब्ज हो। क्या हुआ बेबी, पहचान नहीं रही हो क्या? बात करते करते उसने उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ली ने अपना हाथ ऐसे झटके से पीछे खींचा मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना, वह चिल्लाई। तुम धोखेबाज, तुम्हें तो दूसरा सबसे अमीर खानदान का लड़का होना था ना? तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? मैं अमीर वारिस ही हूँ। बूढ़े ने मासूम बनने का नाटक किया। मेरे पिता के पास सरकारी मुआवजे से मिली 1 दर्जन से ज्यादा संपत्तियां हैं। बेबी, मेरे साथ रहने की चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम राजसी जिंदगी जियोगी। पास आओ, यह बैग मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, यह सबसे लेटेस्ट मॉडल है। उसने एक बहुत ही घटिया दर्जे का नकली बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया। ली ने उस बैग को देखा और फिर बूढ़े को। उसे महसूस हुआ कि उसकी पूरी दुनिया एक झटके में चकनाचूर हो गई है। अगर वह सच में इस बूढ़े के साथ चली जाती तो उसे हर दिन वह चेहरा देखना पड़ता। वह फूट फूट कर रोने लगी, मुड़ी और बिना पीछे देखे वहां से भाग गई। जिबादा और मैं मुंह खुला का खुला रखकर यह सब देख रहे थे। भाई, तुम्हारा यह मूव तो बहुत खतरनाक था। जिबादा ने मुझे थम्स अप दिखाया। इसे कहते हैं सटीक वार। मैंने कॉफी की एक चुस्की ली। वह शुरू से ही प्यार की तलाश में नहीं थी, उसे बस पैसे चाहिए थे। मैंने बस उसे वह सबसे बदसूरत सच्चाई दिखा दी जो पैसों के पीछे छिपी होती है, बस इतना ही। उसी रात उस महिला ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज खुशी से भरी हुई थी। मिस्टर जी, आप साक्षात भगवान हैं। उस डायन ने आज खुद मेरे पति से रिश्ता तोड़ने की मांग की है। उसने उन सभी उपहारों को लौटा दिया जो उसने कभी उसे दिए थे। उसने कहा कि वह अब सच्चा प्यार ढूंढेगी। बाकी के 105 बिलियन मेरे अकाउंट में जल्दी ही ट्रांसफर कर दिए गए। कंपनी का पहला मिशन पूरी तरह सफल रहा। तब से हमारी कंपनी की साख और बढ़ती ही गई।
और जो क्लाइंट्स हमारे पास आने लगे वे और भी अजीब होते गए। कुछ चाहते थे कि हम उनके बेटे को मनाएं ताकि वह अपना ऑनलाइन बिजनेस छोड़कर घर वापस आए और खानदानी संपत्ति का वारिस बने। कुछ चाहते थे कि हम उनकी मंगेतर को आजमाएं कि क्या वह सच में उनसे प्यार करती है। यहाँ तक कि एक स्टार भी था जो चाहता था कि हम कुछ बेनुकसान स्कैंडल क्रिएट करने में मदद करें ताकि बदनामी के जरिए उसके डूबते करियर को बढ़ावा मिल सके। जिबादा और मैं हर रोज इन अजीब लोगों और अजीबोगरीब घटनाओं से निपटते थे। यह बहुत थका देने वाला था लेकिन अविश्वसनीय रूप से रोमांचक भी था। मुझे एहसास हुआ कि मैं इस पेशे के लिए ही पैदा हुआ था। मैं मानवीय स्वभाव की कमजोरियों को आसानी से देख सकता था और फिर उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए सबसे सीधा, सबसे प्रभावी और सबसे जहरीला तरीका अपनाता था। बाई निंगबिंग हमारी कंपनी में नियमित हो गई थी लेकिन वह अब मुझसे रोमांस को रोकने के लिए नहीं आती थी बल्कि कारोबारी दुनिया के कुछ प्रतिद्वंदियों से निपटने के लिए। उदाहरण के लिए एक प्रतिद्वंदी कंपनी उसकी कोर तकनीकी टीम को तोड़ना चाहती थी, इसलिए मैं एक हेडहंटर बनकर उस टीम के प्रभारी से मिला, फिर उसे हवा में महल दिखाए और उसे सर्वे के नाम पर पूरे अफ्रीका भेज दिया, एक हीरे की खदान के प्रोजेक्ट के लिए जो असल में था ही नहीं। जब तक उसे एहसास हुआ कि वह ठगा गया है और वह पीला पड़ा हुआ चेहरा लेकर लौटा। बाई निंगबिंग ने तब तक अपनी टीम को पूरी तरह स्थिर कर लिया था। एक और बार एक प्रतियोगी ने जानबूझकर कच्चा माल जमा कर लिया ताकि बाई निंगबिंग की कंपनी का दम घोंटा जा सके, तो मैंने एक अफवाह उड़ा दी कि उस तरह के कच्चे माल में कार्सिनोजेंस, कैंसर पैदा करने वाले तत्व बहुत ज्यादा है। रातों रात प्रतिद्वंद्वी के पास मौजूद पूरा जखीरा उसके हाथों में ही फंस गया। उसने सब कुछ खो दिया। मेरे तरीके और भी गंदे होते गए लेकिन उस गलियारे में मेरी प्रतिष्ठा भी उतनी ही ऊंची होती गई। बहुत से लोग मुझसे डरते थे। वे कहते थे जिबाचुआन तो साक्षात पागल है, एक ऐसा राक्षस जो कुछ भी करने से नहीं डरता। वे सही कहते थे, मैं पागल हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं तो बस एक मुसीबत हूँ, एक ऐसी बड़ी मुसीबत जो दूसरों की मुसीबतों को सुलझाने में माहिर है। कंपनी जब सही पटरी पर आ गई तो मैंने खुद को एक छुट्टियों का तोहफा दिया। मैंने उस मर्सिडीज को अपने होम टाउन ले जाने के लिए ड्राइव किया। मेरे माता पिता मुझे देखकर दंग रह गए। उन्होंने मेरी गाड़ी देखी, मेरे शरीर पर मौजूद करोड़ों के कपड़े देखे और सोचा कि मैं किसी गैरकानूनी संगठन में शामिल हो गया हूँ। उन्हें यह समझाने में मुझे कई दिन लग गए कि उनका बेटा अब एक वैध कंपनी का मालिक है, भले ही कंपनी का काम प्रकृति से थोड़ा अजीब हो। मैंने अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर खरीदा और माता पिता को भारी रिटायरमेंट फंड दिया, उनके चेहरे पर खुशी की मुस्कान देकर। पहली बार मुझे लगा कि पैसा वाकई एक बहुत अच्छी चीज है। अपने होम टाउन से लौटने के बाद सबसे पहला काम मैंने बाई निंगबिंग को ढूंढना किया। मैंने उसे दी हुई वह कार और बिना पासवर्ड वाला ब्लैक कार्ड लौटा दिया। यह क्या है? उसने हैरानी से पूछा। मैंने इसमें से एक पैसा भी नहीं छुआ है, अब मैं यह तुम्हें वापस कर रहा हूँ। उसने कार्ड को देखा और फिर मेरी तरफ। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम हमारे बीच लकीर खींच रहे हो? अरे इस पर तो चुआंग नाम खुदा हुआ है। उसे देखते हुए मैं थोड़ा घबरा गया। मेरी हथेलियां पसीने से भीगने लगी थी। कंपनी ने हाल ही में एक नया प्रोजेक्ट लिया है। कैसा प्रोजेक्ट? शादी का अनुभव। क्लाइंट तुम हो और सर्विस प्रोवाइडर मैं हूँ। सर्विस की अवधि जीवन भर की है। मैंने गहरी सांस ली और घुटनों के बल बैठ गया। इस सर्विस में आपके साथ खाना खाना, आपसे बहस करना, आपके सारे नए दुश्मनों को भगाना और जब भी आपको जरूरत हो हमेशा आपके साथ रहना शामिल है। जहाँ तक भुगतान की बात है, मैं एक पल के लिए रुका और सीधे उसकी आंखों में देखा। भुगतान तुम खुद हो तो सीईओ बाई, क्या तुम मुझे हायर करना चाहोगी? निंगबिंग हैरान रह गई। उसकी आंखों में हैरानी थी, वही जाना पहचाना मजाकिया अंदाज जिसे वो काफी देर की खामोशी के बाद दबाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम बदमाश। भले ही ये प्रस्ताव किसी बिजनेस डील जैसा लगे, मैंने वो अंगूठी उसकी उंगली में डाल दी। ये न ज्यादा बड़ी थी न छोटी, बिल्कुल सही फिट आई। और इस तरह निंगबिंग और मैं शादी के बंधन में बंध गए। शादी बहुत ही निजी रखी गई थी, सिर्फ कुछ करीबी लोगों को ही बुलाया गया था। मेरा भाई जिबादा बेस्ट मैन बना था और वो मुझसे भी ज्यादा जोर जोर से रो रहा था। चौकाई नहीं आया। सुना है कि जब से उसकी एक तरफा मोहब्बत का राज खुला है, उसे सोशल एंजाइटी हो गई है और वो काफी समय से घर से बाहर नहीं निकला है। मेरी कंपनी लगातार चल रही है और बिजनेस पहले से कहीं ज्यादा फल फूल रहा है। परेशानियां हर रोज हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मेरे साथ अब कोई ऐसा है जो मेरे साथ मिलकर हर मुसीबत का सामना कर सकता है।